अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजरा है, ये वो सेंटेंस है जो आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनको बुलाने का मकसद ये था कि हम ये चीज़ देख सकें क्या हम वाकई एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और किस तरह हम इस नाजुक दौर से निकल सकते हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अनील सलमान, हु इज़ चेयर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IPRI। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। आप ऑलरेडी हमारे साथ स्पेस में आ चुके थे, सो इट वाज वेरी इजी टू बेसिकली रीच आउट फॉर दिस प्रोग्राम एज वेल। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। और सरमाया.com यहाँ पे आने का मकसद ये होता है कि जो आप एक कॉमन आदमी के साथ जो गुफ्तगू कर सकते हैं वो आई थिंक वो प्लेटफॉर्म हमें देते हैं। नहीं सर, वो जो स्पेस का भी पर्पस था वो यही था। आई थॉट कि मैं जब खुद भी इनिशियली इन्वेस्टमेंट करता था, सो ऑल ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट वाज सो कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। सो वी वांटेड टू बेसिकली फाइंड ए वे कि किस तरह ना हम लोगों से एक आम अल्फाज में लोगों को समझा सके इन्वेस्टमेंट होती क्या है। सो दैट वाज द रीज़न वी बेसिकली माशाल्लाह उसमें भी हम 45+ एपिसोड पे चले गए। डॉक्टर साहब, बिफोर गेटिंग इनटू दिस प्रॉब्लम, इफ़ यू कैन ब्रीफली अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन वगैरह एजुकेशन कहाँ से हासिल की। मैं जी अपने आप को कहता हूँ कि आई एम एन एक्सीडेंटल इकोनॉमिस्ट, क्योंकि उससे पहले साइंस का स्टूडेंट था और मैंने MBA किया। MBA के बाद फिर इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की, फिर बाहर चला गया पढ़ने के लिए। वहाँ पे फिर मैंने अमेरिका से अपनी PhD की, फिर कुछ अर्सा इंग्लैंड में रहा, फिर स्विट्ज़रलैंड में, और वापस पाकिस्तान में आके फिर शोबा तालीम के साथ मुंसलिक रहा। मैं GIK में डीन था, फिर कॉमसट्स यूनिवर्सिटी में, फिर फ्रांस और चाइना में पढ़ाया, और अब इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट एक पब्लिक थिंक टैंक है, तो वहाँ पे मैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी को देख रहा हूँ। तो ये साइंस इकोनॉमी का सफ़र, ये कहाँ से आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? इसीलिए वो कहते हैं साइंस में पढ़ते गए, फिर पता चला कि साइंस में करेंगे क्या और फिर समझ आई कि इकोनॉमी इज़ समथिंग कि हर कोई उस पर बात करता है। एवरीवन इज़ एन इकोनॉमिस्ट। आपको PhD करने की ज़रूरत नहीं है। आप बार्बर शॉप से चले जाएं, या आप एक अखबार वाले के पास बैठ जाएं, या आप घर में चले जाएं, तो आई थिंक एक जो गुफ्तगू जिस पे सारे आपस में जिसे कहते हैं डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं, वो है इकोनॉमी, सियासत और मुआशियात। ये आप मेरे ख्याल में आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, और हर कोई आपको ऐसे ऐसे सलूशन बताता है कि आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि जी इकोनॉमी अगर इतनी आसान है तो क्यों हम इस नाजुक मराहिल से गुजर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये वैसे इंटरेस्ट आपका डेवलप कब हुआ था? ड्यूरिंग आफ्टर यू कंप्लीटेड योर साइंसेज एजुकेशन? मेरी जी जब अंडरग्रेड हुई, जब बिज़नेस MBA किया, तो उसके बाद मुझे लगा कि अगर आप पॉलिसी की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि जी चीज़ें क्यों नहीं बिक रही, अगर आप देखना ये चाहते हैं कि अगर आपके मुल्क में महंगाई हो रही है वो क्यों हो रही है और आप क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते भी जा रहे हैं लेकिन इन्फ्लेशन फिर भी काबू नहीं आ रही, तो उसके लिए मेरे ख्याल में मुझे ये लगा कि इकोनॉमिक्स पढ़ना लाजमी है, क्योंकि वो एक पॉलिसी का सब्जेक्ट है। MBA को मेरे ख्याल में मैं देखता हूँ कि वहाँ पे हम बाइंग या सेलिंग एक चीज़ बनानी और उसको बेचना कैसे है, लेकिन इकोनॉमिक्स में आई थिंक ज़्यादा आपको डेप्थ समझ आती है, ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपकी जो साइंस है इस सेल और परचेज़ के अंदर वो क्या है। और ये जो आपने PhD की थी, फिर वो ज़्यादा फिर आपने इकॉनमी बेस्ड? मेरी जी PhD इकोनॉमिक्स में ही थी, फिर आगे स्पेशलाइजेशंस की इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स में, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस के अंदर, और फिर अंडरस्टैंडिंग है कि इकोनॉमिक्स को भी आप सिर्फ हार्ड कोर हेट्रोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स जो है उसको नहीं आप कर सकते। अगर आपने इकोनॉमिक्स समझनी है तो आपको ह्यूमन बिहेवियर भी समझने की ज़रूरत है। अगर आपने इकोनॉमिक्स समझनी है तो आपको मे बी बायोलॉजी समझने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम एवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स भी करें। सो इकोनॉमिक्स भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक सब्जेक्ट है, जहाँ पे आपको हर शोबे में, इवन कंप्यूटर के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, हर जगह आपको इकोनॉमिक्स नज़र आएगी। सो उसकी वजह से जितनी इसके अंदर वो डाइवर्जेंस है और जितनी इसके अंदर एक्सपेंशन है, वो आई थिंक इट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन कि जी इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए। लेकिन आप शायद इससे अग्री करें कि इकोनॉमिक्स को एक बहुत ड्राई सब्जेक्ट समझा जाता है, इसको बहुत बोर सब्जेक्ट समझा जाता है, और मैं इसमें कहता हूँ कि इसमें स्टूडेंट का कोई कसूर नहीं। इसमें आई थिंक जो हम
पढ़ाने वाले हैं वो इस सब्जेक्ट को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि जब तक हम नंबर्स नहीं पढ़ाएंगे, जब तक हम ग्राफ्स नहीं पढ़ाएंगे, जब तक हमने मुश्किल अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने, तो लोग मुझे इकोनॉमिस्ट नहीं समझेंगे। तो हमने इकोनॉमिक्स को ख़ुद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया हुआ है। इवन दो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मैं कभी कभी कहता हूँ कि अगर आपने किसी इकोनॉमिस्ट से मिलना है तो आप अपनी वालदा से देखें, जिस तरह वो पूरे महीने का ख़र्चा और आपके वो जो रेवेन्यूज़ जो तनख्वाह आ रही हो तो उसको कैसे मैच करते हैं, उनसे बेस्ट इकोनॉमिस्ट कोई नहीं है। शी मे नॉट हैव अ डिग्री इन इकोनॉमिक्स, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो प्लानिंग करती हैं, सारे बच्चों के ख़र्चे भी पूरे हैं, आपकी आमदन भी बड़ी कलील है, तो आई थिंक वो पाकिस्तान की इकॉनमी शायद ज़्यादा बेहतर चला लें। नहीं, सही बात। सर ये जो पाकिस्तान से में आप वापस कब आए थे वैसे, मैं जी 2010 में वापस आ गया था पाकिस्तान। अच्छा, व्हाट वाज द मेन रीज़न ऑफ कमिंग बैक टू पाकिस्तान? आजकल तो सारे बस्ता लेकर बाहर। हाँ बिल्कुल, बस्ता लेके बाहर, तो अच्छी बात है, अगर जाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे फिर हम रहने के लिए आ जाते हैं। बट द इशू वाज कि एक तो मैं फुल ब्राइट पे गया था, और जो फुल ब्राइट की कंडीशन होती है कि जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लें तो आपको वापस पाकिस्तान आना था। लेकिन कोई मेरी ऐसी चाहत नहीं थी कि जी मुझे बाहर जाना चाहिए, इमिग्रेशन करवा लेनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि फिर आपको इस मुल्क की वो जो है ना एक ब्यूटी, या जो इस मुल्क ने जितना आपको दिया है वो आप समझ नहीं पा रहे। और बाहर बल्कि लाइफ बहुत मुश्किल है। मेरा जो अमेरिका में या बरतानिया में या फ्रांस में, इवन चाइना, साउथ एशियन कई ममालिक फिरा, जो मज़े का मुल्क आपका अपना है ना, वो आपको कहीं पे नहीं। वहाँ पे आप 5 दिन काम करें, यहाँ पे काम किए बगैर भी आपकी इकॉनमी चल रही है, एंड इट्स इन अ ह्यूमरस वे। लेकिन अगर आप यहाँ पे, मेरे ख्याल में आप एक फ़ॉरेनर जो अमरीकी है उससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं। और अगर आप उन लोगों से पूछें कि कुछ लोग नहीं जा रहे, वो क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि उनको पता है कि भाई जितना आप इस मुल्क में आप जितना बेनिफिट ले सकते हैं वो आप बाहर के किसी मुल्क में नहीं ले। अगर आपका रेफरेंस हो तो घर बैठ के सारे काम हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, एब्सोल्युटली। चले सर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इकॉनमी आजकल तो माशाल्लाह हमारे हर पाकिस्तानी को इकॉनमी की तो सही समझ आ गई है पिछले 3-4-5 साल में कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, जीडीपी क्या होती है। आप किस तरह समराइज़ करते हैं करंट कंडीशन, और किस तरह हिस्टोरिकली इसको लेकर आज पे इसको मैप करते हैं? देखें, एज आई सेड कि इतनी चीज़ें मुश्किल नहीं हैं जितनी हम उनको बना देते हैं। इकॉनमी इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। पाकिस्तान के अगर आप देखेंगे, मैं पाकिस्तान की इकॉनमी का अगर प्रेजेंटली लूँ तो इट्स लाइक अ मिराज, कि इल्यूजन हमें दी गई है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं। और आपका ख़ुद स्टॉक मार्केट के अंदर एक एक्सपीरियंस है कि हम चलते ही एक्सपेक्टेशंस में हैं। मैं कहूँ कि भाई आगे चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, मार्केट के अंदर एकदम तेज़ी आ जाएगी। एकदम मैं एक न्यूज़ दे दूँ कि जी आगे तो चीज़ें बहुत बुरी होने लगी हैं, मार्केट ऑटोमेटिकली उसका बिहेवियर बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। सो पाकिस्तान के अंदर जो अनफॉर्चुनेटली जो डायलेमा रहा है कि हमने ज़्यादा नेगेटिविटी इसके बारे में फैलाई है। हमने कहा कि जी ये चीज़ें नहीं चल रही। मैं आपको कुछ बज़वर्ड्स बता देता हूँ। आप पिछले 1 साल से कोई न्यूज़ क्लिप उठा लें, मुल्क क्यों नहीं तरक्की कर रहा? जी एलीट्स। अब एलीट किस मुल्क में नहीं है? इवन अ कंट्री लाइक चाइना, जहाँ पे हम कहते हैं जी आपका सोशलिज्म की एक एक्सट्रीम है, वहाँ पे भी एलीट्स हैं। इवन अ कंट्री लाइक यूएस, जहाँ पे कैपिटलिज्म है, वहाँ पे भी एलीट्स हैं। तो अगर पाकिस्तान में एलीट्स हैं तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? द क्वेश्चन इज़ नॉट अबाउट एलीट्स, द क्वेश्चन इज़ कि आप इन एलीट्स को अप्रोच कैसे कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज़ नॉट अबाउट कि जी इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में नहीं हो रही। और आपने जो पिछले 1 साल से, एक आपने एलीट का लफ्ज़ सुना होगा, दूसरा है कि जी हमने मुल्क में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। अब फ़ॉरेन इन्वेस्टर अगर आता है तो फ़ॉरेन इन्वेस्टर कभी मुल्क के अंदर बूम नहीं क्रिएट करता। इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में हमेशा तब आएगी अगर आपकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है। जब आपका शहरी
वो खुद नहीं आपके मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा, तो आपका फॉरेनर क्यों आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल सही बात है। सो द इशू इज़ कि आपने अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को इतना डिफ़िकल्ट, या आपने वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन कर दी हुई है कि हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर डरता है कि जी मैंने यहाँ पे पैसे नहीं लगाने, इससे बेहतर है मैं दुबई में अपना पैसा ले जाता हूँ, मैं इंग्लैंड में अपना पैसा ले जाता हूँ, मैं किसी और मुल्क में अपना पैसा ले जाता हूँ, जिसको हम आम फहम अल्फाज में कहते हैं कि जी कैपिटल फ़्लाइट आपके मुल्क से पैसा जा रहा है। तो फिर आप वहाँ से फॉरेन इन्वेस्टर को कैसे बुलाएंगे? सो वो जो जुमला है वो कहते हैं जी कि द फॉरेन इन्वेस्टर ऑलवेज फॉलोज़ द बूम। अब हर इकॉनमी के अंदर बूम और बस्ट है कि जी इकॉनमी आपकी ऊपर भी जाती है और इकॉनमी आपकी नीचे भी जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन पाकिस्तान के साथ ये रहा है कि हमारी जो इकॉनमी का जो बूम है ऑन एवरेज में बात कर रहा हूँ सिर्फ 5% तक जाता है। जैसे ही आप देखेंगे पुराना पूरा अपने 76 ईयर्स का आप डेटा उठा लें और आफ्टर 70s चाहे डेटा उठा लें, द प्रॉब्लम वुड बी कि हम जैसे ही बूम पे जाते हैं हम 5% टच नहीं करते, उसके बाद फिर आप बस्ट पे आ जाएंगे। जबकि उसके मुकाबले में अगर आप दूसरी साउथ एशियन इकॉनमीज़ को देखें, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, वहाँ पे 8 से 10% तक जा रहा है आपका बूम। अब 5% बूम और उसके बाद फिर से हम एक टर्मिनोलॉजी लेके आते हैं जीडीपी कूलिंग। जीडीपी बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया, इसको कूल करने की ज़रूरत है। वो इस वजह से आ रही है कि जी आप इन्वेस्टमेंट कर कहाँ पे रहे हैं, वेयर दैट इन्वेस्टमेंट इज़ गोइंग, दिस इज़ द क्वेश्चन कि जी आपके मुल्क में एक तो इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, एक आपकी ग्रोथ जो मैक्सिमम जा रही है वो 5% तक जा रही है। अब इन्वेस्टमेंट इंसान करे तो कहाँ करे? और ज़्यादा ग्रोथ मेरे ख्याल में इम्पोर्ट लेड की वजह से भी है ना, कि सारी चीज़ें आप सारी वो अपनी इम्पोर्टेड आइटम्स लेके आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा हमारा जो इकॉनमी का स्ट्रक्चर है वो भी दूसरी इकॉनमीज़ जैसा है। लाइक हमारे 3 मेजर सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और आपकी सर्विसेज। अब मज़े की बात यह है कि वो जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आपकी इकॉनमी का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर सिर्फ आपका 18% कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपका जो इंडस्ट्री है वो आपका 30% कर रही है, और अब आपका ये जो है आपका सर्विस सेक्टर ये आपका 52% कर रहा है। ठीक है, अब आप इस कॉम्पोजिशन को देखें तो फिर आप पिछले 10 साल चले जाएं, यानी आज अगर 2023 है तो आप 2020-21 तक चले जाएं, आप वहाँ पे भी देखेंगे हमारी रेशियोज़ यही ऑन एवरेज रही हैं। अब ये लम्हा फ़िक्रिया है कि पिछले 10 सालों में इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक ग्रोथ का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हुआ। यानी एग्रीकल्चर 18% ही करता जा रहा है, सर्विसेज 52% ही कर रही हैं, और आपकी जो इंडस्ट्री है वो 30% कर रही है। बट ऑन द अदर साइड आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स भी धड़ाधड़ बना रहे हैं, आप कह रहे हैं जी हम बाहर से भी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, जो आपको नॉइज़ नज़र आती है, तो फिर क्यों नहीं ये सेक्टर्स आपके ग्रो कर रहे हैं? नाउ ये जो आपकी स्ट्रक्चरल इनर्टनेस है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग कहाँ पे आपके एब्जॉर्ब होंगे, और फिर आपको ये खबरें आती हैं कि जी मुल्क से आपके लोग जा रहे हैं, They're not getting the right opportunity. They're not getting the right opportunity. नंबर 2 जो आपकी प्रॉब्लम होती है, तो पहला जो मैंने आपको बताया कि जी हमारी इन्वेस्टमेंट का जो क्लाइमेट है वो कंड्यूसिव नहीं है। और मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तो बाद में बात करेंगे ना, पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करें कि जी हमारे लोकल क्यों नहीं लोग पसंद करते कि जी मैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करूं। और अगर आप ऑन एवरेज अगर आप पाकिस्तानियों से पूछें कि जी हमने पैसे लगाने हैं, आप कहाँ पे रखना चाहेंगे, नंबर 1 क्वेश्चन रियल स्टेट। और रियल स्टेट प्योरली स्पेक्यूलेटिव है। नंबर 1 रियल स्टेट कभी भी आपका वो जो रियल जो आपकी ग्रोथ है वो नहीं लेके आ रही, इट इज़ ऑलवेज आर्टिफिशियल ग्रोथ। एक फाइल की वैल्यू बढ़ती जो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, आप उसकी बेसिस पे स्पेक्यूलेशंस कर रहे होते हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है क्यों लोग कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न उनको ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पे। अगर आप पाकिस्तान के अंदर आई थिंक हमें रियल स्टेट को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, रियल स्टेट है क्या। और आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। वो जो एक छोटा सा एक वो ट्रेडर बैठा हुआ जो कि फ़ाइलें ख़रीदो फरोख्त कर रहा है, ही इज़ नॉट अ रियल स्टेट। और वो जो एक बहुत बड़ा मॉल ख़रीद रहा है जिसने जनाब डिफरेंट इन्वेस्टर्स को लेके, वेंचर कैपिटलिस्ट को लेके, मे बी दैट इज़ अ रियल स्टेट। सो हम यहाँ पे फ़ाइलें बेचने और ख़रीदने पे हम कहते हैं जी हम तो रियल स्टेट के बिज़नेस में हैं, दैट इज़ नॉट। सो वो हमें डेफिनेशन देखने की ज़रूरत है।
नंबर 2, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं वहीं पे अगर आप देख लें, दूसरा जो क्राइसिस पाकिस्तान का हमेशा से रहा है वो है आपका बजट डेफिसिट। अब बजट में 2 आपके चीज़ें आ जाती हैं, एक है आपकी एक्सपेंडिचर और एक है आपका रेवेन्यू। बट प्रॉब्लम ये रहा है कि जब हम बात करते हैं बजट की तो थ्रू आउट ऑल दीज ईयर्स हमारा बजट हमेशा डेफिसिट में ही रहा है। यानी डेफिसिट का ये मतलब कि आपके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हैं और आपका रेवेन्यू बहुत कम है। अब लेट्स गो बैक टू द सेम एग्जांपल जहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरी वालदा ज़्यादा अच्छी इकोनॉमिस्ट थी। अब देखें, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आपको पता है कि आपकी तनख्वाह 10,000 है तो आप ख़र्चे कितने करेंगे? 10,000 में ही करेंगे। आप कभी ये नहीं करेंगे कि आपको ये पता हो कि अगले महीने मैं 50,000 के ख़र्चे करूँगा और फिर मैं लोगों से पैसे मांगूंगा। बट जब आप पाकिस्तान की बजट मेकिंग देखते हैं, हमें पता है इतना मेरा टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, इतनी मेरी एक्सपोर्ट्स हैं, आपको एवरेजेस आइडिया है तो मेरा तकरीबन इतना रेवेन्यू आ जाएगा। आप इतने में क्यों नहीं अपना बजट बनाते? आई नो कि आपके इनिशियल ईयर्स डिफ़िकल्ट होंगे, ऑब्वियसली आपके ख़र्चे कम करने पड़ते हैं, आपको अपनी वो जो क्या कहते हैं जो लग्जरीज़ हैं उनको आपको कम करना पड़ता है। लेकिन 1-2 साल के बाद फिर आपको वो जो होता है ना बेगिंग बोल, जो हमें 23 दफ़ा IMF के पास जाना पड़ा, वो आपको नहीं जाना पड़ेगा। इट्स अ वेरी सिंपल कि मैं जब अपने घर का, मेरी बेगम जब वो सारे ख़र्चे करती है तो वो उसी लिमिट में रखती है जितनी मेरी सैलरी है, उससे ज़्यादा नहीं हम एक्सीड करते। बट वाई इन द केस ऑफ अ कंट्री कि जब आपको पता है कि मैंने 1 साल चलाना है इस मुल्क को और मेरा बजट 1 साल में मेरे पास इतना रेवेन्यू आ रहा है, आप उतने एक्सपेंडिचर क्यों नहीं करते? दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क कि हमने अगर उधार की ज़िंदगी पे रहना है तो वो आपको माइक्रो लेवल पे भी पता है कि वो घर ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं रहता। ये अगर हम अपने बजट मेकिंग के अंदर सिंपली इस चीज़ को अगर हम समझ जाएं, मैं कहता हूँ वी डोंट हैव टू गो टू द IMF। और वो जो आप बात करते हैं जी डेट रीशेड्यूलिंग कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, भाई आपको जितना पता है कि मेरी इतना वो मेरा रेवेन्यू है, आप उसमें अपने खर्चे करें। आपको मे भी शायद 2 साल के लिए सरकारी नौकरियां नहीं ऑफ़र करनी पड़ेंगी, आपको शायद जितनी आप हायरिंग अभी कर रहे हैं या आप जितनी सब्सिडीज़ दे रहे हैं आपको शायद उतनी ना देनी पड़े। लेकिन आपका मुल्क इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स सिर्फ ये प्रिंसिपल अगर हम रखें कि हम अपने रेवेन्यूज़ के मुताबिक इनको करेंगे, आई थिंक थिंग्स कैन टोटली चेंज। द प्रॉब्लम इज़ कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत फ्लॉड है। पब्लिक फाइनेंस ही पाकिस्तान के अंदर फ्लॉड रहा है। वो इस तरह कि आप देखें कि आपके जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो अगर प्रेजेंटली अगर हम देखें दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10.2% है। ठीक है, ये IMF का जब 8वां रिव्यू हुआ उसके अंदर उन्होंने जो टैक्स टू GDP रेशियो पाकिस्तान का बताया, उन्होंने जी 10.2 है, विच इज़ वेरी लेस। और आप पिछले 10 साल अगेन पीछे चले जाए तब भी आपका टैक्स टू GDP रेशियो 10.2 था। यानी आप, लेकिन उससे पहले जाएँ तब हम 12% पे थे, यानी आपका टैक्स टू GDP रेशियो कम हो गया है। इवन दो हम कह रहे हैं जी हमने तरक्की कर ली, पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी प्रोग्रेस की है, इकनॉमिक प्रोग्रेस, बट अनफॉर्चुनेटली आपका जो टैक्स टू GDP रेशियो वो आपका वहीं पर रहा है। अब उसके अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको मैं बताता हूँ कि हमने टैक्स को जब भी लिया है वो हम फेडरल बजट की डिबेट्स के अंदर लेके आते हैं, बट आपका जो टैक्स का जो रियल इशू है दैट इज़ एट द प्रोविंशियल लेवल आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। सो अगर हम प्रोविंसेस में देखें तो आपके 3 हेड्स हैं जो सबसे ज़्यादा आपके टैक्स रेवेन्यू में जिनका हाथ है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। नंबर 1 इज़ द सैलरीज ऑफ द टीचर्स, नंबर 2 आपके हॉस्पिटल हेल्थ, एंड नंबर 3 इज़ योर पुलिस। ये 3 हेड्स हैं एट द प्रोविंशियल लेवल जो सबसे ज़्यादा आपके ये रेवेन्यूज़ को ले रहे हैं, आपको उस मैनेजमेंट करनी है। दूसरा एक एस्पेक्ट विच वी ऑलवेज मिस, और वो हम उनको नहीं डिबेट्स के अंदर लेके आते हैं क्योंकि शायद आपके एलीट उसके अंदर उस ज़िम्रे में आ जाते हैं कि हम जब टैक्सेस दे रहे होते हैं या जब हम टैक्स लागू कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपका एक चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड टैक्स एग्जम्पशन, कि जी हमने किसी को एग्जम्प्ट कर दिया।
आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी कि वो आपका अमाउंट कोई बिलियंस के अंदर है जो पाकिस्तान में हमने डिफरेंट मदों में डिफरेंट हेड्स के अंदर हमने लोगों को और अदारों को जो हमने टैक्स एग्जाम्पशंस दी हैं। किस रैशनल पे? नो आइडिया। अभी वी आर फेसिंग द वेरी वो जैसे कहते हैं क्राइसिस किस्म की, जहाँ पे एज अ पाकिस्तानी आई फील बैड। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, लेकिन जो मीडिया या सोशल मीडिया पे जो बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ गया एंड द पर्सन कमिटेड सुसाइड। ये मेरा अपना ही वतन है जहाँ पे अब लोग उनका रेवेन्यू उतना है ही नहीं जितना उनका एक हेड यानी बिजली का खर्चा हो रहा है, और स्टिल अभी भी वो एलीट जो है दे आर एंजॉयिंग इट। अब सोल्यूशन बड़ा आसान है कि भाई आप सारों के ख़त्म कर दें। ये एग्जम्पशंस अगर आप ख़त्म कर देते हैं तो वो जो इनइक्वालिटी है या वो जो डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। जब मुझे पता है कि मेरी द प्रॉब्लम इज़ कि मरात भी उन्हीं को हम देते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। आप फ्यूल सब्सिडी में देख लें कि अगर हम फ्यूल की सब्सिडी देते हैं उसमें 60% आपके उम्रा को फ़ायदा होता है, 40% आपके गरीब को फ़ायदा होता है। लेकिन जब हम सब्सिडी लगा रहे होते हैं, हम ऐलान ये करते हैं कि हमने देखें गुर्बत के गरीबों के लिए हमने सब्सिडी दी। भाई जिसकी एक मोटर बाइक है उसने तो उतना ही पेट्रोल डलवाना है, जिसकी 4 पराडोज़ खड़ी हैं उसको फ़ायदा होगा उस फ्यूल का। तो फ्यूल सब्सिडी जो हम एक किस्म की ब्लैंकेट सब्सिडी दे रहे हैं, दैट इज़ अ रॉन्ग मॉडल इन पाकिस्तान। लेकिन वो मेरे मुताबिक कि वो आपकी इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, वो आपकी पॉपुलिस्ट डिसीजन है, ठीक है। सो ये जो बिजली का टैरिफ इंक्रीज़ करना है तो ये आपके कॉमन मैन पे आएगा ना। जो उम्रा है उनको तो आपने पहले एग्जाम्पशन दी हुई है कि जी आपको 300 यूनिट हमने फ्री दिए हुए हैं, आप इतने यूनिट्स आपको हमने सब्सिडाइज़ किए हुए हैं, फिर आप उनके साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, आपने जितनी बिजली करनी हमने आपका बिल फिक्स कर दिया हुआ। गरीब के साथ नहीं है ये इशू। जो सफ़र करेगा वो आपकी मैसेस हैं। सो हमारी जो बजट मेकिंग है या जो आपका फिस्कल स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, वो फ्लॉड है, जहाँ पे हम में भी कलेक्शन करने में ज़्यादा पैसे लगा देते हैं, पैसे आपके कम कलेक्ट हो रहे होते हैं। आपके एक्सपेंडिचर्स इतने ज़्यादा हैं और वो मोस्टली आपके नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स हैं। और अगर आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं तो ऑब्वियसली दैट विल बेनिफिट द पीपल। लेकिन अगर आप देखें हमारी जो नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर्स हैं वो मोस्टली आपके नॉन डेवलपमेंट। एंड मेन इशू इज़ कि गवर्नमेंट इज़ इनटू द बिजनेस एज वेल। ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो एसओईज हैं और जिसमें है सारी आपकी लॉसेज में जा रही हैं। लेकिन लॉसेज में क्यों है? अगर आपको ये पता हो कि इफ़ यू देखें एक कंपनी है, अगर वो लॉस करेगी तो यहाँ आप बंद कर देंगे या आप उसकी ऐसी रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे कि वो दोबारा फिर से प्रॉफिट करने लग पड़े। और आपको अगर पता है कि मैंने आपको हमेशा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहना है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे जो करें, जो आपने खाना है, जो आपने करना है। और यही हमारी इन स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ का हाल है कि वहाँ पे कंपेटिटिवनेस ख़त्म हो चुकी है और वहाँ पे एक किस्म का मोनोपोलाइज्ड बिहेवियर है कि जी इसने कौन सा बंद होना है। इंटरेस्टिंग थिंग, अगर आप बैंक्स को देखें, जब नेशनलाइज्ड बैंक्स थे क्या उनकी एफिशिएंसी थी, और जैसे ही आपने उनको कंपेटिटिव बनाया फॉरेन बैंक्स के साथ जब उनका मुकाबला, तो हमारे यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज बहुत बेहतर हो गई। टैक्स के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। हम एक जो मैं बज़ वर्ड्स बता रहा हूँ, एक हम कहते हैं जी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने का बड़ा मसला है। डॉक्यूमेंट हो जाए चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगेन आई डिसएग्री। बैंकों से ज़्यादा आपको कौन सी डॉक्यूमेंटेशन आपकी होगी? 5 करोड़ में से हमारे बैंक अकाउंट हैं और उनमें से सिर्फ 1 करोड़ आपके डॉक्यूमेंटेड है। 4 करोड़ का इंफॉर्मेशन ही नहीं है। नाउ अगर एक इतना हाईली डॉक्यूमेंटेड सेक्टर, अगर वो आपका अनडॉक्यूमेंटेड है, फिर आप ग्रेस इकॉनमी या ब्लैक इकॉनमी की क्या बात करते हैं? सो द प्रॉब्लम इज़ कि हाँ, एक तो हम टैक्स एग्जम्पशंस बहुत ज़्यादा देते हैं। अगर उन्हीं टैक्स एग्जम्पशंस को ही आप कम कर दें तो आई थिंक थिंग्स विल बी मच बेटर। यू डोंट नीड टू गो फॉर फॉरेन एड, यू डोंट नीड टू गो टू द पेरिस क्लब या ओपेक, और इनके पास आपको पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इंटरनली इतना जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड, आप ये देखते हैं कि लोग टैक्स क्यों नहीं पे करते। लोग टैक्स इसलिए नहीं पे करते क्योंकि लोगों को नज़र नहीं आता कि जी मेरे टैक्स मनी से कोई डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में हो रहे हैं। कम ऑन टू द थर्ड इशू, जो कि
मैंने आपको बताया एलीट कैप्चर, इन्वेस्टमेंट हमने लेके आनी है, टैक्सेशन सिस्टम हमारा बहुत बुरा है। अनदर रीज़न इज़ कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो आपका हमेशा से डेफिसिट में ही रहा है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक आपकी है चीज़ जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट, एक आपकी चीज़ है जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इसको समझने की इस वजह से ज़रूरत है क्योंकि हम इन तीनों चीज़ों को सिनोनिम के तौर पे यूज़ कर रहे थे, हालांकि तीनों में फ़र्क है। और ट्वीट आती है और हम कहते हैं ज़बरदस्त हो गया, मार्च के अंदर पाकिस्तान का करंट अकाउंट पॉजिटिव में चला गया, तो कमाल हो गया, सारा इंपोर्ट बंद कर गया हमने। सो जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान का मोस्टली डेफिसिट में ही रहा है, यानी आपकी एक्सपोर्ट्स कम हैं, यानी बरामदात आपकी कम है और दरामदात आपकी बहुत ज़्यादा है। मार्च में हमने कमाल कर दिया हमने, क्योंकि इंपोर्ट्स पे बैन लगा दिया तो आपका एकदम बीओटी आपका बेहतर हो गया। अब इसी बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर अगर मैं रेमिटेंसेस को ऐड कर लेता हूँ तब वो मेरा बनता है करंट अकाउंट, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी भी आपका डेफिसिट में रहा हुआ है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपका करंट अकाउंट है और आपका कैपिटल अकाउंट है। लेकिन ट्वीट जब आती है हमारे वो सरकार की, वो कहते हैं कि माशाल्लाह कमाल हो गया, ये हमारी प्रोग्रेस इतनी अच्छी है कि जनाब आपका आज करंट अकाउंट पॉजिटिव में चला गया। दैट मे नॉट बी बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, वो शायद आपकी रेमिटेंसेस ज़्यादा हो चुकी हैं। सो ये हमारा जो एक्सटर्नल है बैलेंस वो हैज़ बिन ऑलवेज इन डेफिसिट। लेकिन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आप ये करेंगे कि आप किसी इकोनॉमिक्स के बच्चे को पकड़ लें, किसी बिज़नेस के बच्चे को पकड़ लें और उससे पूछो यार क्या स्ट्रैटेजी है, पाकिस्तान को हम वापस फिर किस तरह तरक्की की राह पे लेके जा सकते हैं, उसने एक लफ्ज़ बोलना, उसने कहना सर एक्सपोर्ट्स बढ़ा दें। और ये एक क्लासरूम से भी यही आवाज़ आएगी, एक पॉलिसी कॉरिडोर से भी यही आवाज़ आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी यही एक्सपोर्ट्स अब बढ़ा दें। भाई 70 साल हो गए, एक्सपोर्ट्स अब नहीं बढ़ा सके, चेंज इट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आई मे बी ये बात सुन के शायद मुझे भी वो फेसबुक में कमेंट्स आ रहे हों कि जी ये कैसा इकोनॉमिस्ट है। यू कांट कंपेयर योर सेल्फ विद वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया, जहाँ पे ठीक है एक्सपोर्ट्स बढ़ी और दे बिकेम, लेकिन हम तो पिछले 76 ईयर्स से यही एक स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि अगर आपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है तो आप एक्सटर्नल के अंदर एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दें। अभी तक क्यों नहीं बढ़ी? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? अगर आप सेम क्वेश्चन बार बार पूछेंगे तो आपको वही आंसर मिलेगा, और मेरे ख्याल में हमारा जवाब इस वक्त गलत है। चीज़ें बदल चुकी हैं, मे बी हमें किसी और चीज़ की तरफ जाना चाहिए। मैं वो आपको बताता हूँ कि व्हाट आई फील कि जी अगर हम पाकिस्तान को थोड़ा सा डिफरेंटली देखते हैं तो वहाँ पे आपको किस स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है या कौन सा हमें नया पैराडाइम देखना चाहिए। बट आई डोंट थिंक सो कि हमने गवर्नमेंट ने, आप इतने ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं, आप इतना ज़्यादा ट्रेड को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑन एवरेज अगर मैं एवरेज लूँ, मैं ये नहीं आई एम नॉट कोटिंग द क्वार्टरली फिगर, 40 बिलियन आपकी अगर इंपोर्ट्स है तो 20 बिलियन आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, तो आपकी डाइवर्जेंस तो वही उतनी रही। सो आप एक्सपोर्ट्स को किस तरीके से, बट द प्राइमरी रीज़न इज़ कि पहली बात कि आपकी एक्सपोर्ट्स की जो इलास्टिसिटी है, जो लचक है कि अगर कीमत हम उसकी कम भी करते हैं उसकी डिमांड बढ़ती नहीं है, बिकॉज हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं, उस तरीके से कम्पीट ही नहीं करते। नंबर 2 कि जब आप एक्सपोर्ट्स को जो बना रहे हैं उसके अंदर कितना कॉम्पोजिशन आपकी इंपोर्ट्स का है, यानी अगर मैंने एक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए बनाना है तो 4 चीज़ें तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ मार्केट से, तो उसमें भी आपकी वो आ जाती है। फिर आपकी प्राइसेस कंपेटिटिव नहीं है। अब ये 4-5 चीज़ें जो हैं, और वहाँ से वो भी देखिए कि आपकी इंडस्ट्री 30% से ज़्यादा ग्रो ही नहीं कर रही, आपने एक्सपोर्ट्स कहाँ पे करना। अब पाकिस्तान के अंदर हुआ ये कि वी वर अर्लियर एक ज़रूरी मुल्क था, एग्रीकल्चर, और जो कंट्रीज़ ट्रांजिशन करती हैं, अगर आप यूरोप में देखें, बरतानिया में देखें, तो वो क्या करती हैं, पहले एग्रीकल्चर में ग्रो किया, फिर हम आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में आपकी बेस बनती है, इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, और आप एक्सपोर्ट सरप्लस बनाते हैं कि आपने अपनी ज़रूरियात पूरी कर ली
और फिर हम उसको क्या करते हैं, बाहर भेज देते हैं। और फिर आप जब उस कैपेसिटी को या उस लेवल पर आ जाते हैं, फिर आप ट्रांजिशन कर जाते हैं तीसरे सेक्टर की तरफ, दैट इज़ सर्विसेज। पाकिस्तान बड़ी मज़े का मुल्क है, उसने क्या किया, उसने एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी शुरू की, फिर जंप मार दिया सर्विसेज के ऊपर। एंड यू सी कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उस तरीके से हमारी वो बेस डेवलप ही नहीं हो सकी। हमारे वो गुड्स हमें अब इसलिए इंपोर्ट करना पड़ता है। अब वो प्रेशर आ जाता है आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड में कि आपको इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि आप वो चीज़ें अपने मुल्क में बना ही नहीं सकते। और जब आप वो चीज़ें अपने मुल्क में बना नहीं पाएंगे तो एक्सपोर्ट्स कहाँ से करेंगे? नाउ कम बैक टू द सेम स्ट्रैटेजी। मुल्क को तरक्की पे हम कैसे लेके जाएं? एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। भाई कैसे बढ़ाओगे? यू कांट। या तो फिर आप कहें कि अब हम वापस जा रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज़ करेंगे और हमारा जो इम्पोर्टेड जो रॉ मटेरियल है वो भी हम कम करेंगे, इम्पोर्ट लेड की बजाय इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और फिर आप देखें। लेकिन क्या ये 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा? और प्रॉब्लम ये है विद पाकिस्तान कि हमारा जो पॉलिटिकल साइकिल है वो किसके साथ सिंक कर रहा होता है? आपके इकोनॉमिक साइकिल के साथ, एंड वाइस वर्सा। और इसलिए हम वो अंडे और मुर्गी वाली गेम खेल रहे होते हैं कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, नहीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। सो वी आर इन दैट फिक्स। और फिर वहाँ से हम एक और नई चीज़ ले आते हैं। हम कहते हैं वी डोंट केयर अबाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लेट्स हैव चार्टर ऑफ इकोनॉमी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी को फिर हम डिफ़ाइन करते हैं कि जी एक ऐसा चार्टर आए आपके मुल्क में कि नो मैटर व्हाट पॉलिटिकल पार्टी इज़ कमिंग, लेकिन आपका जो चार्टर है वो आपका वैसे का वैसा रहे। अब प्रॉब्लम यह है हर दूसरा बंदा चार्टर लिख रहा है। मैंने अभी जो द रिसर्च दैट आई एम डूइंग उसके अंदर मैंने कोई 5 चार्टर्स निकाले, और उन 5 चार्टर्स में मुझे कोई नई बात नहीं लगी। एंड आई एम सॉरी टू से कि वो इस तरह लगता है जैसे ईकॉन 101 का कोर्स है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, टैक्स लगा दें, ये कर दें, वो कर दें। व्हाट इज़ द चार्टर? फिर एक और अदारे ने कहा नहीं, हमने चार्टर नहीं कहा, अब हम कंसेंसस बना रहे हैं कि जी इकॉनमी पे कंसेंसस होना चाहिए। अब वो बनते कैसे हैं? दे आर इन द ड्राइंग रूम्स और दे आर इन द कि जी मैं एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं एक दिन बैठा, मैंने कहा इकॉनमी को ठीक करने के लिए ये काम कर दो, मैंने उसका नाम चार्टर कह दिया। देयर इज़ नो स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। एक प्रोसेस होता है ना पॉलिसी बनाने के लिए, वो हम फॉलो ही नहीं करते। मैं किसी स्टेक होल्डर से नहीं पूछता, मैं किसी मिनिस्ट्री को नहीं बीच में लेता। एवरी इंडिपेंडेंट पर्सन हु थिंक्स ही और शी इज़ एन इकोनॉमिस्ट, वो कहता है जी मैंने तो चार्टर बना दिया, ये तो हुकूमत का काम है कि जी अब इसको आप इम्प्लीमेंट करें। और जो एक और हमने वो जो मैं कहता था ना कि हमारा फिस्कल मॉडल फ्लॉड है। हम समझते हैं कि जो मसला मसाइल यहाँ पे पाकिस्तान में है उसको सिर्फ हल एक ही एंटिटी ने करना, और वो है स्टेट। लेकिन स्टेट भी ऐसी हमारी भोली है, वो कहती हाँ मैं हल करूँगी। स्टेट भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी खुद ले लेती। हमने कोई 157 प्लस कुछ मिनिस्ट्रीज़ बनाई हैं, वो कहते हैं जी पेन भी तुमने ख़रीदना है तो हम यहाँ से करेंगे। बट ऑन द अदर साइड आप देखें, दुबई में देखें, उसके बाद मिडल ईस्ट में देखें, जो उन्होंने बिज़नेस सेंटर्स बनाए हैं, बिजनेसमैन आता है और 3 घंटे के अंदर उसको एनओसी वगैरह सारा मिल जाता है। हमने अगर एक यहाँ पे कोई काम करना है तो हमें कोई 20-22 तो अपने एनओसीज चाहिए होते हैं। एंड डू यू थिंक कंपनीज डू केयर अबाउट दीज एनओसीज? वो जनाब वो हॉट मनी पकड़ाती है और जनाब एनओसीज करते हैं, साइन हो जाते हैं। एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपको EIA की ज़रूरत होती है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। मुझे ये बताएं कितनी को बिल्डिंग्स करती हैं वो जनाब, हेयरिंग होनी होती है, पब्लिक हेयरिंग, ऑल दैट। फिर हमने कहा नहीं EIA पुरानी हो गया, हम SCA की तरफ चले जाते हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट, वो भी नहीं, लेकिन दैट इज़ ऑल ऑन पेपर। ठीक है, सो गवर्नमेंट्स को एजाइल होना चाहिए, और मैं गवर्नमेंट भी नहीं कहता, मैं गवर्नेंस कहता हूँ कि जी गवर्नेंस अगर आपकी एजाइल होगी, एंड लेट प्राइवेट सेक्टर डू, एंड दैट डजंट मेक मी कि जी आई एम सेइंग कि जी मैं प्रो कैपिटलिस्ट हूँ, या मैं जनाब सरकार को कहता हूँ कि जी वो उसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आई बिलीव इन सस्टेनेबल कैपिटलिज्म, कि जी आप गवर्नमेंट को उसका अपना काम करने दें, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर। जो आपका फर्म है या जो आपका इन्वेस्टर है उसका काम है टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। आप अगर प्रॉफिट को स्नब करेंगे तो आपके मुल्क से इन्वेस्टर भाग जाएगा।
लेकिन आपका जो कंज्यूमर है वो कहता है जी मुझे तो यूटिलिटी मैंने अपनी मैक्सिमाइज़ करनी है। तो आपने अब इन तीनों के इंटरेस्ट को देखते हुए किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं आपको जाने की ज़रूरत। आप वहाँ पे सस्टेनेबल कैपिटलिज्म कहते हैं कि जी आप फर्म्स को उनका काम करने दें, लेकिन आप अपना वेलफेयर के कंपोनेंट को कम ना करने दें। सो द प्रॉब्लम इज़ कि हमने जब ये सरकार पे सारा कुछ ब्लेम कर देते हैं, आई पर्सनली फील स्टेट इज़ लाइक योर पेरेंट। ठीक है, वाले साहब अगर एक दिन डांटे हैं तो आप अम्मी को ये नहीं कहते कि अबू चेंज करें, ठीक नहीं है, हम कर लेते हैं। स्टेट के मामले में भी डू दैट। मैं कहता हूँ अच्छा मैं मुल्क की छोड़ के जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू US, आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर ओवर देयर, क्योंकि ये स्टेट अच्छी नहीं है। और यही इस वक्त ट्रेंड चल रहा है जो अभी आई थिंक व्हेन बिफोर वी स्टार्टेड इट हम यही बात करते हैं कि हर दूसरा आदमी कहता है जी मैंने चले जाना है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक द ग्रास फ्रॉम द फार्दर साइड लुक्स ग्रीन, लेकिन लाइफ इतनी वो जैसे कहते हैं ईजी नहीं है। आप में भी वो डॉलर्स में कमा रहे होंगे। और एक बड़ी मज़े की जो मुझे बात लगती है कि जब आप बाहर से जब पाकिस्तानी आते हैं उनको एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, वो कहते हैं फ्रूट बड़ा सस्ता है, केले इतने बड़े बड़े थे, ये भाई थिंक बियॉन्ड दैट। पाकिस्तान में भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। वहाँ पे आई कैन वर्क एज अ पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय, वहाँ पे आई कैन ड्राइव ऊबर, वहाँ पे आई कैन वर्क इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर, वहाँ पे मैं पेट्रोल पंप लगा सकता हूँ। व्हाई कांट आई डू इट ओवर हियर? यहाँ पे मेरी वो इज़्ज़त आ जाती है कि जी आई एम अ चौधरी और आई एम अ जट और आई एम अ बट ऑल दैट, तो इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, वहाँ पे मैं सारे काम वो कर रहा हूँ। तो मेहनत आप वहाँ पे करें या यहाँ पे करें, थिंग्स आर सेम। लेकिन अब मुझे पता है काउंटर आर्गूमेंट एक कमेंट आएगा, उन्होंने कहना जी वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बड़े अच्छे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस भी तो हमने ही बनाए हैं। इंस्टीट्यूशंस को आपने खुद सरकार को कहा ना कि जी आप 175 मिनिस्ट्रियाँ बनाएं और उसके बाद आप इतने NOCs आप बनाएं, क्यों नहीं आप गवर्नेंस को एजाइल बनाते? ऑन द अदर साइड एक और मैं आपको डायमेंशन बताता हूँ कि हम एक और जो बड़ा वो डेविल है ना पाकिस्तान की पब्लिक पॉलिसी के अंदर, और आपको कुछ टेक्नोक्रेट्स नज़र आते हैं और वो कहते हैं कि यार इन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है, वो आपके हैं 20 और वो हैं आपके ब्यूरोक्रेट्स। और यहाँ से ये भी एक आवाज़ें आती हैं कि भाई ब्यूरोक्रेट के बच्चे सारे बाहर पढ़ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट अच्छे नहीं हैं, उन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है। और ये भी आता है कि जी ब्यूरोक्रेट्स पढ़े लिखे नहीं हैं। I have been teaching the bureaucrats for the last 20 years, and you name the academy and I have been there, police, FBR, customs and everywhere. और जब ये सिविल सर्विस अकेडमी में आते हैं, ठीक है, दे आर ऑर्डिनरी पीपल बट दे आर वेरी इंथ्यूजियास्टिक, और वो कहते हैं जी हमने पाकिस्तान को बदलना है, लेकिन बाय द टाइम दे कम फॉर MCMC, SMC तक एक चीज़ बहुत स्ट्राइकिंग है, और वो चाहे एनीवन कैन डू रिसर्च ऑन इट, कि वंस दे जॉइन द सर्विस और जब ये अपने मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स में आ रहे होते हैं, मैंने जहाँ पे अगर मैं पास को देखता हूँ या मैं फॉरेन सर्विस को देखता हूँ, 90% ऑफ देम आर फॉरेन ग्रेजुएट्स, नॉट ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटीज़, आईवी लीग्स, MIT, हार्वर्ड, येल, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। अब आपका वहाँ का ग्रेजुएट अगर आता है एंड वो आपकी गवर्नमेंट में काम कर रहा है, अब और आपको क्या चाहिए? कहना इससे कि मेरा ब्यूरोक्रेट ने कम है? नहीं, आई डोंट बाय दैट। वो जो कह रहे होते हैं मे बी दे हैव नेवर सीन देयर क्वालिफिकेशंस एंड बट अनफॉर्चुनेटली उनको भी अगर उनका एंथ्यूजिज्म है या वो कोई चेंज लाना चाहते हैं, वो स्ट्रक्चर्स इतने हमारे वो जो है ना सख्त हैं कि उनको नहीं काम करने देते। हमने जो नरेटिव्स बनाए हुए हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए हुए हैं कि आप एक पुलिस वाले को देखते हैं ना तो पहला लफ्ज़ आता है करप्ट, राशि, और इसने जनाब फैंटिया में लगानी है। नाउ दिस इज़, लेकिन जब आप अमेरिकन पुलिस को देखते हैं आप कहते हैं लेकिन वहाँ पे भी ब्लैक लाइव्स मैटर, वहाँ पे भी वो इस किस्म का वो होता है, रेशियल है, डिस्क्रिमिनेशन है, बट वाई पंजाब पुलिस? बट नरेटिव हमने एक ऐसा बना दिया हुआ है कि अगर एक छोटा स्कूल का बच्चा भी देख रहा होता है ना, वो भी अपने आप को हाइड कर लेगा, वो कहता नहीं इट्स बैड। नाउ हमने ये क्रिएट किया है एंड वी नीड टू एलिमिनेट। आई नो आई मे बी रॉन्ग, या मे बी मैं जिस कैपेसिटी में उनके साथ इंटरैक्ट करता हूँ मुझे नहीं इस चीज़ का सामना करना पड़ा, लेकिन दे आर नॉट बैड पीपल।
वहाँ पे भी मैंने देखे हैं जो रैंकर लेवल पे भी, वहाँ पे भी मिगिल के ग्रेजुएट्स हैं, वहाँ पे भी लॉ सारों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप किसी को बुरे तरीके से एड्रेस करेंगे, अगर आप पहले कहेंगे डोंट यू नो हु आई एम, तुझे पता है मैं कौन हूँ, तो वो भी आगे से आपको ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा। डू वी गिव देम द ड्यू रिस्पेक्ट? आई डाउट। और अगर 4 बुरे हैं तो 1000 बुरा नहीं है, लेकिन आप उन 4 को जब इंटरैक्ट करते हैं तो आप कहते हैं नहीं जी ये सारे बुरे हैं। ब्यूरोक्रेट्स सारे बुरे नहीं होते, शायद हो भी सकते हैं, लेकिन आप उन 5-6 ब्यूरोक्रेट्स को देख के आप सारी ब्यूरोक्रेसी को ये नहीं कह सकते कि निकम्मी है, इनको तो आता ही नहीं है। फॉरेस्ट्री में मास्टर्स करके ये जनाब डिप्लोमेट लग जाते हैं। हम सबसे पहले डिग्रियों को देखते हैं, और जिनके पास है वो कौन सा कारनामा कर रहे हैं। Now I am coming on to the software of the human capital. I am talking about the universities. मुझे ये बताएं कि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ इन द लास्ट फ्यू इयर्स, हायर एजुकेशन कमीशन ने जो मिनिस्टर आते हैं वो कहते हैं हम नई यूनिवर्सिटीज़ बना देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं। नाउ टेल मी, आई हैव नो वो जैसे कहते हैं रिजर्वेशन विद एनी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाबी, यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड, यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाटएवर, क्या वो मैकिन्जी में उनका बच्चा जाएगा? आई डाउट। मैकिन्जी ने आना है और उसने यहाँ पे 2 इदारों के, यहाँ 3 इदारों के पास आना है। वन इज़ IBA, वन इज़ लम्स, वन इज़ GIK। उसने वहाँ से आना, उन्हीं लड़कों को उठा के लेके जाना है। आप चाहे स्वाबी में 4 GPA भी ले लें, द पब्लिक यूनिवर्सिटी, टेक्सला यूनिवर्सिटी, इधर उधर से, लेकिन लेने उसने वहीं से हैं। आर वी प्रोड्यूसिंग द राइट काइंड ऑफ ह्यूमन कैपिटल जो कि आपको उस किस्म की मार्केट के में अब्जॉर्ब हो जाए? जो AJ का ग्रेजुएट है, क्या वो ये अपने आप को कह सकता है कि मैं कल ऑरेकल का CEO बन जाऊंगा? नो। नाउ द पॉइंट इज़ कि हमें टू बी वेरी, मैं कई फोरम्स पे कह चुका दैट आई डोंट नीड दीज यूनिवर्सिटीज़ जो कि हम धड़ाधड़ बना रहे हैं, कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ का ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा दे रहे हैं और वो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं वहाँ से, उनकी अब्जॉर्प्शन नहीं है, वो फिर जा रहे होते हैं। और मज़े की बात यह है कि जब मैं BBA कर लेता हूँ तो मैं कहता हूँ अच्छा अगर जॉब ना मिली तो मैं MBA कर लूँगा, MBA ना कर रहा हूँ तो फिर मैं कहता हूँ मैं MS कर लूँगा, MS नहीं की तो मैं PhD कर लूँगा, फिर मेरे जैसे पढ़ाने लग पड़ते हैं राइट। अदरवाइज योर अंडरग्रेड डिग्री नीड्स टू बी दैट स्ट्रॉन्ग कि वो ऑटोमेटिकली आपको यूनिवर्सिटी आपको जॉब मार्केट के अंदर ले जाए। हम अपने, और इसको मैं कहता हूँ एकेडमिक इन्फ्लेशन हमारी हो रही होती है। अब उसके साथ साथ इंस्टेड वो जो मैं आपको बात बता रहा था कि आई डोंट नीड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, आई डोंट नीड मोर मशरूमिंग ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि एजुकेशन को हमने एक बिज़नेस बना लिया हुआ। आई जस्ट नीड यूनिवर्सिटीज़ लाइक लम्स, आई जस्ट नीड यूनिवर्सिटीज़ लाइक GIK, आई नीड यूनिवर्सिटीज़ लाइक आगा खान। उनकी मार्केट के अंदर डिमांड है, उनके ग्रेजुएट्स लोग एग्जैक्टली उठा लेते हैं। तो instead of increasing the scale and production of these universities, why are you wasting money on the universities जिनके बच्चों की डिमांड नहीं है? I'm sorry to say, I feel bad for those graduates जहाँ पे माँ बाप इतने हसीन ख्वाब रखे होते हैं और वो कहते हैं जी हमारा बच्चा मास्टर्स करेगा या BBA कर रहा है, लेकिन बाद में उसको जॉब नहीं मिलती। फिर एक कल्चर आ गया कि जी हम फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो बाबू कल्चर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वी फील कि जब तक आपकी 9 to 5 नौकरी नहीं है, बिजनेसमैन या जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर है वो नौकरी नहीं करता। और हमने तो नहीं उसको अपनी बेटी देनी रिश्ते के लिए, बिकॉज ही हैज़ अ वेरी, वो जैसे कहते हैं ना, रिस्की लाइफ, क्योंकि पहली को तनख्वाह नहीं आ रही इवन दो ही इज़ अर्निंग मोर। नरेटिव हमने एक बनाया हुआ है कि एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेसमैन को, and I'm not talking about the big companies, I'm talking about the small, medium MMSCs या SMEs के जो लोग हैं जो छोटे बिजनेस कर रहे हैं, we don't admire them, we don't give them the same kind of respect that they get कि जी वहाँ पे वो पेट्रोल पम्प चला रहा है लेकिन he is respectable, लेकिन यहाँ पे अगर वो इस किस्म के बिजनेसेस कर रहा है तो हम कहते हैं अच्छा दुकान ही तो पाई हुई है। So the problem is कि हमें यहाँ पे फिर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में फिर हमें ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए दैट स्टूडेंट्स हैव दैट एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटी। पाकिस्तान का एक और अलमिया ये है कि मैं क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट नज़र आती कि मैं स्टॉक्स में कर दूँ, मुझे क्यों नहीं लगता कि मैं अगर म्यूचुअल फंड्स में करूँगा तो मे बी मेरा एटलीस्ट मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना या किसी को मुझे फ़ोन अपने वाले साहब से नहीं करवाने की ज़रूरत पड़ती कि मुझे जॉब दे दें, क्योंकि मैं ऑलरेडी सस्टेनेबल हूँ।
द प्रॉब्लम इज़ कि हमें यूनिवर्सिटीज़ में भी यही पढ़ाया जाता है कि डिग्री करो, उसके बाद आपने क्या करना है, आपको प्रॉक्टर एंड गैम्बल या आपको अच्छी कंपनीज़ में जॉब करने की ज़रूरत है. नो वन, आई हैव टॉट इन द बेस्ट एंड द मीडियम बिजनेस स्कूल्स, और वहाँ पे हम यही बता रहे होते हैं कि अच्छा आगे अब आपने जॉब इंटरव्यूज़ में जाना है. नन ऑफ देम प्रिपेयर्स देम कि जी आगे आपने एंटरप्रेन्योरियल या आप फाइनेंस में चले जाओ, आप स्टॉक मार्केट्स में चले जाओ. वहाँ पे वी डोंट टेल देम, इवन दो हम फाइनेंस की मेजर्स लाजमी करवा रहे होते हैं, बट वी आर नॉट गिविंग देम दैट काइंड ऑफ वो जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस. अगर मैंने पैसे इन्वेस्ट करने भी हैं तो मुझे इजाज़त लेनी पड़ती है, और वो इजाज़त इसलिए लेनी पड़ती है, मेरा जो पर्सपेक्टिव कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं इस पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. और वो कॉन्फिडेंस ये इस वजह से नहीं है क्योंकि जो मेरी एकेडमिक जो मेरे मॉडल्स हैं वो मुझे इसके लिए ग्रूम ही नहीं करते. अमेरिका में आई विद माय फ्रेंड्स अंडरग्रेड के अंदर बच्चों ने वहाँ पे गूगल के, एप्पल के स्टॉक्स लिए हुए थे. एप्लीकेशन ही नहीं, यू आर नॉट बेसिकली अप्लाइंग व्हाट यू आर लर्निंग. एग्जैक्टली. एंड यू आर बेसिकली अप्लाइंग कि यार ये सीख इसलिए रहा हूँ कि मैंने जॉब कर पे ये अप्लाई करना है. एग्जैक्टली. सो यहाँ पे अब आप देखें, आई एम टॉकिंग अबाउट, आप चले जाएं किसी डिस्टेंट एरिया में, मियाँ वाली, सरगोदा, इधर उधर, कितने को लोग वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में या इस फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर वो कर रहे हैं. हालांकि आई थिंक दैट इज़ अ क्विक मनी. यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट सेंस, और आपकी ऑटोमेटिकली वो जो होता है ना बरसरे रोज़गार हो जाते हैं. दे डोंट हैव टू हंट फॉर जॉब्स. प्रॉब्लम क्या है, डिग्री फाइनेंस की है, रिपोर्ट्स मैं अच्छी बना लूँगा, लेकिन वो जो एक रिस्क लेने वाला जो इन्वायरमेंट है या वो जो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है वो नहीं है. एंड जिन लोगों को मैं मिला, और मैं कहता हूँ कि जी वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट, वो कहते हैं नहीं यार पैसे डूब ना जाए. हमने एक नरेटिव बनाया हुआ है कि जी फाइनेंशियल मार्केट्स आर रिस्की. विच बिजनेस इज़ नॉट रिस्की? यहाँ पे तो रियल स्टेट भी रिस्की है. यहाँ पे आपका जो अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग करें उसमें भी रिस्क है. चीज़ें अगर नहीं बिकती तो फिर क्या होगा? सो दैट कमिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि जी हमारा एजुकेशन, एक्सपोर्ट्स और ये जो हम कह रहे होते हैं ना कि जी ये आप करें, वो हम नहीं सही कर रहे. और दैट्स वाई वेयर वी स्टैंड एट द मोमेंट. ये जो इम्पोर्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, इफ़ यू सी द इंडस्ट्री एज वेल, जो कि 50-60 साल से बिज़नेस कर रही है, एंड दे आर बेसिकली यूजिंग द सेम थिंग कि आप इंपोर्ट करें. फॉर एग्जांपल ऑटो सेक्टर को ले लें, CKD लाई यहाँ पे बस किया और कर दी, एंड दे वर सेलिंग गुड, यानी अच्छे टाइम पे भी अच्छा बना रहे थे, बट दे नेवर प्लान्ड के यार फॉर एग्जांपल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लोकल पे हमें कोई कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी चाहिए जस्ट इन केस कुछ मसला हो या रिस्क हो तो. एंड नाउ दे आर बेसिकली कि जब से ये LCs वगैरह पे मसला हुआ है, वी कैन सी दैट डिमांड कमिंग थोड़ी कम हो गई है ऑब्वियसली, क्योंकि आप इंपोर्ट लेड्स हैं तो आपकी डॉलर रेट ऊपर जा रहा है. तो वही जो गाड़ी 16 लाख की थी वो अब 80 लाख रुपए की हो गई है. को लेने वाला कौन है? कोई नहीं है. बट डोंट यू थिंक द इंडस्ट्री इटसेल्फ नेवर बेसिकली इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग द कैपेबिलिटी एज वेल लोकली? 100% अग्री विद यू ऑन दिस स्टेटमेंट. लेकिन मुझे ये बताएं, कंज्यूमर ने कभी डिमांड किया है? हमारी ये गाड़ी है, पता नहीं मैं उनकी मार्केटिंग ना कर रहा हूँ, सुजुकी आल्टो. पिछले इतने सालों से आप कोई मॉडल उठा लें एक ही है. और हमारे यहाँ पे जो लड़के की जो या लड़की की जो पहली कामयाबी की सीढ़ी होती है ना, जब वो 2 पहियों से 4 पहियों पे जाते हैं, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आई बॉट अ कार, एंड पीछे आल्टो खड़ी होती है. पहले मेरान होती थी, पहले मेरान आल्टो. बट देयर इज़ नो इनोवेशन. कभी हमने डिमांड की है? नाउ यू सी दैट हमारे यहाँ भी कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, गाड़ियों के कितने होते हैं. नेवर. हम नहीं डिमांड करते, हम कहते कोई ज़रूरत नहीं, एयरबैग्स महंगी हो जाएगी गाड़ी, बट वी डोंट केयर अबाउट अवर लाइफ. सो जब तक कंज्यूमर इनोवेशन को डिमांड ही नहीं कर रहा, हम वी आर वेरी हैप्पी विद दैट सेम कार, सेम मॉडल. आइदर आई परचेज इट, या मेरे वाले साहब ने ख़रीदी थी या दादा ने ख़रीदी थी. गाड़ी एक ही ली थी सारों ने, और वही चल रही है. बट देयर वाज नो इनोवेशन इनटू इट. अब कंपनीज़ को लगता है, क्योंकि कंपनीज़ की मोनोपलीज बनी हुई हैं यहाँ पे, जब मेरा सामान बग़ैर किसी एफर्ट के, वो जो कहते हैं ना सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जब मेरा बिक रहा है, व्हाई डू आई हैव टू बॉदर कि जी मुझे अब ये यहाँ पे कोई इंडिजिनस मार्केट क्रिएट करनी चाहिए. एक चीज़ होती है कि अभी हम जो डिस्कशन करते हैं, अभी आपने बताया कि गाड़ी की कीमत
यहाँ से 8 लाख से इंक्रीज़ होकर चले, लेट्स सपोज 16 लाख पे चलेगी। डिमांड में भी कम हुई लेकिन लोगों ने अभी भी गाड़ियाँ ख़रीदी। इन्फ्लेशन, जिस तरह मैंने कहा ना कि पाकिस्तान इकॉनमी इज़ लाइक अ मिराज, कि जी दूर लग रहा होता कि पानी है बट है नहीं, और इट इज़ लाइक अ कैसीनो इकॉनमी। आई पर्सनली फील, आई मे बी रॉन्ग, बट मेरी जो गट फीलिंग है, ये कैसे होता है कि भाई आज पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई और कल अब जाते हैं मार्केट में तो अंडे की प्राइस भी बढ़ी होती है, सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं ऑटोमेटिकली विद इन आवर्स। ठीक है, नाउ दिस इज़ व्हाट आई से कि अखबार में आता है या लोग कहते हैं अच्छा ये क्या हो गया जी मुल्क में, उन्होंने कहा जी इन्फ्लेशन हो गई है, बट आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज़ इन्फ्लेशन, स्पेशली इन केस ऑफ पाकिस्तान। दिस इज़ एक टर्म हम यूज़ करते हैं जिसमें आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिटियरिंग करना चाहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर आई थिंक ये जो प्राइस गाउजिंग ये है, इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि हमें ये लगता है कि इट्स अ शॉर्ट टर्म थिंग, आप जितना कमा सकते हो आप कमा लो, कार्टल बेस सॉर्ट ऑफ, कार्टल बेसिकली अपॉर्चुनिटी। यानी आप देखें कि ड्यूरिंग रमज़ान रहमतों का महीना, बट फ्रूट प्राइसेस टॉप पे गई होती हैं, अब उसकी डिमांड इतनी इनइलास्टिक है कि आपके घर में चाट तो बननी है, आप नहीं प्राइसेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते, जो उसने कहना है वो उसने आपने ले लेनी है, एंड द शॉपकीपर इज़ नॉट बॉदर्ड, द कंज्यूमर इज़ नॉट बॉदर्ड। यानी यू वुड सी इस्लामाबाद के अंदर कई ऐसी जगह हैं, आपका फार्म एक है लेकिन जैसे ही जगह कोसार बनती है वर्सेस एक वो फैज़ाबाद बनती है, दोनों में फ्रूट सेम है लेकिन प्राइसेस आपकी फ़र्क है, लेकिन द पर्सन हु इज़ बाइंग इट फ्रॉम कोसार मार्केट ही विल नेवर बार्गेन, उसके स्टेटस के बिलो है कि जो वो कोई भाईजान सस्ता कर रहे हैं। ठीक है, अब सो फॉर मी इन पाकिस्तान आई थिंक इट्स मोर ऑफ प्राइस गाउजिंग रादर देन इन्फ्लेशन। एंड आई थिंक अगर आप थोड़ा सर्कल को समझे जिस तरीके से है, जिस तरह हमने कहा कि रियल स्टेट इज़ द, अब जब रियल स्टेट आपने 10 की ली, फॉर एग्जांपल 50 की बेची, सो व्हाट यू विल डू, यू विल फर्स्ट गो बाय द कार, बाय द मोबाइल, कंजम्पशन आपकी, सी टेल द पीपल के सी हाउ गुड आई एम। एग्जैक्टली। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, आई थिंक बिजनेस आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, कि पीपल आर बेसिकली इफ़ दे आर मेकिंग मनी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट, व्हाट दे आर डूइंग, वो जा रहे हैं, वो गाड़ी ख़रीद रहे हैं। सो अब जब मैं फॉर एग्जांपल मेरा कोई बिजनेस आइडिया है, ठीक है, आई विल जस्ट लुक एट द कंज्यूमर बिहेवियर एज वेल, लोग कर क्या रहे हैं, अच्छा लोग ये कर रहे हैं, देन आई वुड नॉट लुक इनटू एनीथिंग, आई विल गो एंड जस्ट बेसिकली डू द सेम थिंग जो लोगों डिमांड कर रहे हैं। इवन अगर आप देख रहे हैं, पहले हमें लगता था मेरान ऑल्टो ये, अभी ये जब किया की गाड़ी आई एंड दे वर सेलिंग लाइक क्रेजी, और हमें लग रहा था ये 50-55 लाख की गाड़ी कौन खरीदेगा। अभी भी आप मार्केट्स में जाएं, मुझे तो कहीं से नहीं लगता महंगाई है। आपको जगह खड़ी करने की सेंटोरस में जगह नहीं मिलेगी। आप वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ, और मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमने यहाँ पे वो इकोनॉमिक फिनोमेनास को ना बड़ा वो उसकी बड़ी नैरो, सो मच कंजम्पशन इन आवर सोसाइटी। कराची के अंदर यहाँ पे द एंटरटेनमेंट इज़ फूड। यहाँ पे इस्लामाबाद में एट वन पॉइंट यस मार्केट सुस्ती की इस्टेब्लिश नहीं थी, लेकिन आई हैव सीन कि यहाँ पे देर आर सर्टन रेस्टोरेंट्स विच आर ऑफर अ बर्गर फॉर 18,000। एक डिश वो 25,000 की भी बेच रहे हैं, लेकिन लोग खा रहे हैं, दे हैव द मनी। ठीक है, गरीब ना ले रहा होगा, लेकिन वो जो आपका एलीट क्राउड है वो तो ले रहा है, और वो इसीलिए 25 की उसने रखी बिकॉज ही नोज़ कि कस्टमर्स हैं जो विच आर विलिंग टू बाय फॉर दैट 25,000 की एक टाइम पे, जो कि एक मे बी एक आदमी की सैलरी हो, वो एक टाइम में एक डिश का सिर्फ वो खाना पे कर रहा है। सो यहाँ पे इन्फ्लेशन इज़ अ वेरी, वो जैसे कहते हैं ना ऑर्गेनाइज्ड किस्म का, कि जी एक कमोडिटी एक सेक्टर में प्राइस बढ़ी है, फिर होते होते फिर आप देखेंगे प्राइसेस बढ़ी हैं। लेकिन आई थिंक हमारे यहाँ पे इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म फिनोमेना कि जी हम प्रॉफिट करना चाहते हैं, और वो हमें इसलिए हमें लगता है कि जी वहाँ पे प्राइस बढ़ी है तो इस वजह से मुझे भी अपनी प्राइस बढ़ा लेनी चाहिए। ये जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये चेंज हम कैसे कर सकते हैं जब तक ऑब्वियसली कंजम्पशंस को हम कंट्रोल नहीं करेंगे। दिस बेसिकली लीड टू ऑल द प्रॉब्लम्स एज वेल। आपकी गाड़ी अच्छी बड़ी चल रही है, लेकिन आप क्यों चेंज करते हैं, अपग्रेड करना है, मोबाइल आपका चल रहा है, नए वाले फ़ोन पे जाना है, एंड द सेम गोज़ विद के औरतें शॉपिंग करनी जा रही हैं, सारी जा रही हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो हर एक का मकसद होता है कि 10 के 10 कैसे लगाने हैं।
there is no concept of how you need to save the money. There will be some bad time, you need to plan it accordingly या कुछ इस तरह करें. Every time you basically say कि नहीं यार ये जो पैसे हैं ना ये 500 रह गया, चलो मैं 5 आइसक्रीम ही ले आता हूँ. एंड एवरीवेयर इज़ द सेम. आप मॉल्स में चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, एवरीवन इज़ बेसिकली स्पेंडिंग लाइक क्रेजी. इवन चीज़ें बहुत अनस्टेबल हैं, बड़ी टफ हैं अभी भी, लेकिन वो नज़र नहीं आता कि वो कहाँ से लोगों को उसमें. देखिए उसमें एज ए सेड लोगों को ये पता है कि जी हमने कितनी कंजम्पशन करनी है, लोगों को ये पता है कि मैंने मोबाइल लेना है, लोगों को ये पता है कि मैंने गाड़ी लेनी है. उसके लिए व्हाट दे स्टार्ट डूइंग इज़ दैट देन दे स्टार्ट मेकिंग एन एफर्ट. अगर वो गाड़ी ख़रीद रहा है तो फिर उसने कहीं से फ़ाइल ली है, उसको जैसे वो स्पेकुलेशन होती है उसका अमाउंट बढ़ता है, फिर उसने उसको स्पेंड करना है, कंजम्पशन आपने करनी है. बिहेवियर उस टाइम पे चेंज होता है व्हेन यू आर आउट ऑफ द प्लास्टिक सोसाइटी. मुझे सोसाइटी में उस वक्त रिस्पेक्ट मिलती है जब मैं एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छी घड़ी, अच्छे कपड़े जाके सोसाइटी मुझे फिर एक्सेप्ट करती है. फ्रीडमैन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. वो कहता है कि अमीर की सिर्फ एक ख्वाहिश है, पूरी ज़िंदगी उसकी सिर्फ एक ख्वाहिश रहती है, एंड दैट इज़ कि मुझे अमीर मानो. द डे यू एक्नॉलेज दैट यू आर अ रिच पर्सन, वो कहता है वो बेवकूफ़ सब कुछ लगाने के लिए तैयार होता है. एंड आई हैव सीन लाइक वेयर जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटीज़ में फैमिलीज़ ने अपने नामों की बिल्डिंग्स खड़ी की हुई हैं, फैमिलीज़ ने अपने नामों के जनाब वो सेंटर्स खड़े किए हुए हैं. ये सारा क्या किया, हमने सिर्फ उनको एक्नॉलेज किया है कि देखें यू आर रिच एंड यू हैव डन सो मच फॉर द सोसाइटी, एक ये बिल्डिंग ज़रा आप खड़ी कर दें. तो कितना उन्होंने काम किया. ठीक है. नाउ जो यहाँ पे हम बात करते हैं इसको हम कहते हैं कि फ़ोन आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन हम नया फ़ोन क्यों ले रहे हैं. वेबलन वन ऑफ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट, लेकिन उसको उतनी प्रोमिनेंस नहीं मिली. वेबलन कहता है ये कंजम्पशन नहीं है, ये कॉन्स्पिक्वस कंजम्पशन है कि आप ऐसी चीज़ों की आप कंजम्पशन करना चाहते हैं जिसको लोग एकदम रिकग्नाइज़ करें. फ़रारी इज़ अ फ़रारी, लेकिन जब दुबई में आप जाते हैं या अबू धाबी जाते हैं वो कहते हैं नहीं गोल्ड प्लेटेड फ़रारी होनी चाहिए बिकॉज एवरी वन हैज़ अ रेड फ़रारी, आई वॉन्ट अ गोल्ड प्लेटेड फ़रारी. दैट इज़ अ कंस्पिक्वस कंजम्पशन. The objective of a car is to take you from one point to another point, लेकिन I want to buy a 1 crore car because I want कि जी सोसाइटी मुझे कहे that I am a rich person. तो वो जो complexes हैं हमने सोसाइटी के अंदर इतने ज़्यादा डाल दिए हुए हैं कि मैं सिर्फ उन जगहों पे या मैं उन हाई क्लास जगहों से इसलिए ख़रीदता हूँ क्योंकि मैं सोसाइटी में अपना एक ब्रांड अपना एक रखना चाहता हूँ. इवन एक उस्ताद जाता है वो भी फ़ोन अच्छा लेके जाता है क्योंकि बच्चे कहते हैं यार हमारा टीचर बड़ा गरीब है, उनके पास तो फ़ोन ही नहीं है. सो जब आपकी सोसाइटी में ये चीज़ें आ जाएं तो देन यू आर कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी. और अब ये चीज़ें आती कहाँ से हैं, क्यों हमने ये कॉम्प्लेक्सेस डाल दिए हुए हैं. बड़ी एक मैंने वो पढ़ा था कि अगर कोई पैदल चल रहा है द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन अबाउट हिम इज़ कि वो गरीब है. और जब ये आप आइडेंटिफाई करें नहीं बेचारा गरीब है इसलिए पैदल जा रहा है, मैं अमीर हूँ इसलिए मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, जब अब ये कॉम्प्लेक्सेस सोसाइटी में डाल देते हैं हाउ यू आर गोना ग्रो. और ये आप स्कूल से डाल रहे होते हैं. अब आप देखें अच्छे स्कूल्स में छोटा बच्चा कहता है बाबा उसके पास ऑडी है, अब हमने नई गाड़ी ऑडी की लेनी. भाई तेरा काम पढ़ने का है कि गाड़ियाँ तूने देखनी है. बट दिस इज़ व्हाट द चिल्ड्रन डिमांड. और बच्चे ने तो कोई विश कर दी है, माँ बाप फिर बिल्कुल सेंटी हो जाते हैं, देन दे वांट टू फुलफिल दैट किड्स चॉइस. उसने कहना अब बाबा फ़ोन आपका पुराना हो गया चेंज कर लें. विदाउट रैशनैलिटी देन यू स्टार्ट. सो वो जो आई थिंक पाकिस्तान के अंदर एक जो चीज़ है कि एक तो पैसा है तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और फिर उस पैसे को दिखाने के लिए हम कंजम्पशन नहीं कर रहे, हम कॉन्स्पिक्वस कंजम्पशन कर रहे हैं कि जो मैं चीज़ कंज्यूम कर रहा हूँ वो सारी सोसाइटी को पता चलना चाहिए. और फिर मैंने स्टेटस लगाना है कि आज मैं इस जगह चेक इन किया है, मैं ये चीज़ें खाई हैं. वो जो शो ऑफ है सोशल्स की वजह से दैट हैज़ ऑल्सो रूइंड आवर कल्चर. क्योंकि मुझे लगता है मेरे घर में दाल नहीं बनती, सिर्फ चिकन ही बनता, मैं उसी की तस्वीरें लगानी होती हैं. मैं आई जस्ट और जो अलमिया ये है दैट मेरी आई एम यूजिंग दैट वर्ड, मेरी बेवकूफ़ी ये है कि मैं अपनी 100% लाइफ किसी की 10% पिक्चर्स के साथ कंपेयर कर रहा होता हूँ और फिर आई स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट इट.
और मैं कहता हूँ कि नहीं, आई एम नॉट बेटर ऑफ, मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है, एंड आई विल ऑल्सो बाय द सेम काइंड ऑफ कार, आई विल ऑल्सो डाइन इन द सेम रेस्टोरेंट, आई विल ऑल्सो बाय द सेम काइंड ऑफ हाउस. अगर आप दूसरे ममालिक में देखें, आई एक्सपीरियंस्ड टर्की या इटली के अंदर, वहाँ पे सारों घरों के साइज़ एक जैसे हैं, उनके डिज़ाइन भी सेम है. अब वहाँ पे आपको नहीं नज़र आएगी कि जी ये इतने ज़्यादा अमीर हैं या क्यों हैं. एक साइड एक किस्म की कॉलोनीज़ हैं, एक किस्म के घर हैं, और डिज़ाइंस भी एक किस्म के हैं. तो अब मुझे तो उसमें क्या आप कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन कर सकते हैं. लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे घर बहुत बड़े हैं, अंदर सिर्फ एक बाबा जी रह रहे होते हैं क्योंकि बच्चे सारे बाहर जा चुके हैं. वी फेल टू अंडरस्टैंड दैट रियलिटी कि भी वाई यू आर मेकिंग सच अ बिग हाउस. आप जनाब 15 कमरों का घर बनाते हैं, सारे आपको छोड़ के जा चुके हैं, जस्ट टू मेक योर सेल्फ रियलाइज दैट हाउ अलोन आई एम. सो वो अब कहाँ से आपकी ये ठीक करेक्शन कहाँ से होनी है? दैट इज़ योर स्कूल्स, दैट इज़ योर एकेडमिक मॉडल्स, कि वहाँ पे बच्चे को बताया जाए कि भाई पॉवर्टी या ये जो चीज़ें हैं, दिस डजंट ब्रिंग द रियल डेवलपमेंट. टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग यू नीड टू बी हम्बल. हमें याद है कि भाई हमारे वहाँ पे वो जैसे कहते हैं इस्लामियत पढ़ाई जाती थी और वैल्यूज़ दी जाती थी. अब के स्कूलों में कहाँ पे है? इवन अब तो वो टीचर्स भी उसी रैट रेस में लगे होते हैं कि जी हमने फ़ैशन करना है, मैंने गुची पहनना है तो मैंने वो करना है. सो ओवरऑल जो सोसाइटी का फैब्रिक है कंजम्पशन ओरिएंटेड. और मैंने उससे पहले बताया था कि अगर पाकिस्तान के आप नेशनल इनकम के अंदर देखें, पाकिस्तान सिर्फ 96%, 100 में से 96% हम सिर्फ कंजम्पशन कर रहे हैं. और जो आपके बाकी जो पैरामीटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगी, आपका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है, वो सिर्फ आपका 4% है. अब वो क्यों है? क्योंकि आपने सारी चीज़ें खुद तो आप मैन्युफैक्चर कर नहीं रहे, वो आप सारा फिर इंपोर्ट कर रहे होते हैं, वहाँ से आपका ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है. लेकिन ये किसी प्रोडक्टिव हेड में नहीं जा रहा, ये सिर्फ आपकी कंजम्पशन में जा रहा है. तो देन हाउ योर इकॉनमी इज़ गोइंग टू ग्रो? तो आप जितनी भी इनकम अर्न कर रहे हैं वो आप सेविंग नहीं कर रहे हैं, वो आप बेसिकली कंजम्पशन में लेके जा रहे हैं. आप जो इनकम अर्न कर रहे हैं वो आप स्पेक्यूलेटिव मेजर से कर रहे हैं कि रियल स्टेट में डाल दो, वहाँ से मैं ये विंडफॉल इनकम लेके आऊँगा. अब उसमें भी गवर्नमेंट की एक प्रॉब्लम है दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट, कि आप देखें कि मार्केट के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट इस वक्त 23% है. ठीक है, और हमें ईकॉन 101 की यही बताई गई है कि जो इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़ते हैं तो आपकी लोग क्या करते हैं, बैंकों में अपने पैसे डालते हैं और सेविंग बढ़ जाती है. और जैसे वो सेविंग बढ़ाएंगे तो फिर वो जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं वो फिर हम चीज़ें खरीदेंगे नहीं, और जब चीज़ें खरीदेंगे नहीं तो दुकानदार कीमतों को क्या कर देगा, कम हो जाएगा. वेल डन, हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया. आर इन्फ्लेशन राइट नाउ 38%. अब 38% आपकी इन्फ्लेशन है, 23% आपका इंटरेस्ट रेट है. मुझे ये बताएं कि क्या अभी भी जो IMF की भी आई है 9th रिव्यू के बाद, अभी भी दे आर सेइंग कि इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाएगा. माय अजम्पशन है कि 25% तक तो आप जाएंगे ही. और अगर 25% तक आप इंटरेस्ट रेट लाते हैं, कौन सी दुनिया में ऐसा मुल्क है जो आपको 25% इंटरेस्ट रेट दे रहा है? लेकिन लोग अभी भी नहीं रखते. रीज़न बीइंग कि जहाँ पे 25-30-23% पे इंटरेस्ट रेट पे आप अपने बैंक में आपने पैसे रखे कि जिस पे इंटरेस्ट रेट लगेगा, वैसे भी फिर इस्लामिक बैंकिंग आ जाती है, इंटरेस्ट रिबा तो हराम है. ऑन द अदर साइड आपकी वैल्यू ऑफ मनी कम हो चुकी है क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन 38% है. तो रियल इंटरेस्ट रेट में आपकी जो पैसे की वैल्यू है बैंक में जो आपने रखा हुआ है वो आपकी नेगेटिव हो रही है, तो आप उसको नहीं देख रहे. ठीक है. दूसरा एक जो बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का कि डेट आपका बढ़ता जा रहा है. अब डेट का बड़ा सिंपल है एक फॉर्मूला कि जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते जाएंगे तो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी क्या होती जा रही हैं, बढ़ती है, इंक्रीज़ होती जाए. इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी आपकी कम होंगे. तो आप बैठे बैठाए एक ज़माने में आई रिमेंबर फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स हमारा इंटरेस्ट रेट 5 और 6% रहा, आज 23% है. तो आपकी 70% जो आपका बजट का हिस्सा है वो आपका सिर्फ जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहा है. सो दैट इज़ ऑल्सो फ्लॉड. हमारा जो मॉनेटरी सिस्टम है उसके अंदर भी हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है कि क्या आपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया. लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी आर्ग्यू करते हैं कि हमें बताएं कि क्या इंटरेस्ट रेट अगर कम हो तो क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है. मैं तीसरी लाइन में मैं कहता हूँ है ही नहीं इन्फ्लेशन, दिस इज़ जस्ट शॉर्ट टर्म गेन्स, और आप खुद और खुद ही उसकी प्राइसेस को बढ़ा रहे होते हैं, एंड दैट इज़ मोर ऑफ अ प्राइस गाउजिंग. सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ बेसिकली मेकिंग श्योर कि ये सारी चीज़ें एक स्पेसिफिक लेवल से करना चाहिए? गवर्नमेंट अगेन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, आपको याद होगा, आप अभी भी अगर स्टोर्स में जाते हैं तो आपने देखा DC कंट्रोल रेट.
यू नीड द प्राइस कंट्रोल्स, ठीक है ना। अगर आप मार्केट पे रहेंगे तो देर आर सर्टन थिंग्स जो कि शायद हम नहीं कंट्रोल कर पाते। मे बी अगर इंटरनेशनली आपके फ्यूल की प्राइस बढ़ रही है तो आपको बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि आप अगर अपने मुल्क में पेट्रोल सस्ता रखेंगे और आप इंटरनेशनली अगर उसकी प्राइस बढ़ रही है तो फिर आप ये वाला जो गैप है ये आप सब्सिडीज से कवर करेंगे। वी हैव द श्रीलंकन एग्जाम्पल कि जो वो अपने सब्सिडीज़ या वो दे रहे थे और उससे उनका फॉरेक्स रिजर्व क्या हो रहा था, कम हो रहा था। सो दैट इज़ अ डेंजर। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि भी 4 दिन पहले आपके अनियंस या टमेटोज़ या ये जो फूड इन्फ्लेशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जी आपका जो इनकम का या जो सैलरी का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो आपका जाता है हाउस रेंट्स के अंदर, नंबर 2 आपका जाता है फूड आइटम्स के अंदर जाता है। तो अगर आप उन चीज़ों को कंट्रोल करें तो आपका कॉमन मैन सर्वाइव कर सकता है। हम क्या डिवाइस करते हैं, हम कहते हैं जी देखें आप कोई बिस्प को बना लें, आप ये भी कर लें। मुझे वो भी सिस्टम फ्लॉड लगते हैं। अब बिस्प को क्वालिफाई करने के लिए मैं कहता हूँ जी जिन लोगों की सैलरी 40,000 से कम है वो तो क्वालिफाई करते हैं। अब जिसकी 40,000 है वो क्या है, हिट 1,000 रुपये से आप रिच नहीं हो जाते, लेकिन आपका वो भी जो बैंड्स हैं दे आर फ्लॉड। हाउ यू डिफाइन दैट वन इज़ पुअर। वर्ल्ड बैंक ने कोविड के बाद एक नई रिपोर्ट निकाली, उसने कहा पुअर तो है ही, जो कि हम पॉवर्टी लाइन से हम डिटर्मिन कर रहे होते हैं। उसने कहा लेकिन अब एक नई वो चीज़ आई है, दैट इज़ कॉल्ड द न्यू पुअर। और न्यू पुअर को उसने कहा कि पहले हम सोचते थे पीपल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर या पीपल इन द रूरल सेक्टर आर पुअर, लेकिन आफ्टर कोविड वी सॉ दैट द सेम थिंग हैपेंड इन द अर्बन सेक्टर्स ऑल्सो। वो तो अर्बन सेक्टर वाले शहर में भी लोग वो गरीब हैं। नंबर 2, हमें लगता था गरीब हमेशा अनपढ़ होता है, अब तो PhD भी बहुत गरीब है। सो नंबर 2 क्वालिटी उसने कहा कि भाई द न्यू पुअर में पढ़े लिखे भी गरीब हैं। और उसने डिफाइन टर्म की कि जी नाउ यू हैव टू लुक अनदर डायमेंशन कि पुअर जो ट्रेडिशनल जिस तरह हम पॉवर्टी को डिफ़ाइन करते रहे हैं वो अब चेंज हो गई है। अब हमारे पास जो नया जो गरीब है वो पढ़ा लिखा भी है और वो अर्बन सेक्टर में रहता है और वो एग्रीकल्चर से भी मुंसलिक नहीं है। वो जनाब शायद यहाँ पे वो अर्बन एरियाज़ में प्रॉपर वो इंडस्ट्री में शायद काम कर रहा है, लेकिन आपकी प्राइसेस या आपकी जो सोसाइटी है वो इतनी ज़्यादा कंपेटिटिव हो गई है कि उसका गुजारा नहीं हो रहा। सो नाउ वी हैव अ न्यू जनरेशन ऑफ पुअर, दैट इज़ द न्यू पुअर। अब वो पुराना गरीब तो है ही, लेकिन अब देर इज़ अ न्यू एडिशन टू दिस डायमेंशन। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द आइडिया, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डायमेंशंस आई थिंक जो कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि एक जो मिडिल क्लास वाला वो नहीं जाके मांग सकता कि जी मेरे पास अब पैसे नहीं हैं, ठीक है ना। देर हैज़ टू बी सर्टन वेज़ कि जहाँ पे हमेशा ये नहीं होता कि आपको इनकम बढ़ानी पड़े, क्योंकि हमने देखा पिछले बजट्स में लोग सुन रहे होते हैं कि जी हमारी तनख्वाहें बढ़ेंगी, बट तनख्वाह उस तरीके से नहीं बढ़ी जिस तरीके से कीमतें बढ़ गई हैं। तो आप कीमत को कंट्रोल रखें और कीमतें कंट्रोल होती हैं। ये जो आपकी कमेटीज़ बनी होती हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कि जी आपकी चीज़ इससे ज़्यादा नहीं। हम जब प्राइसिंग करते हैं, देखिए कोका कोला दुनिया के पाकिस्तान के किसी कोने में चले जाओ उसके कैन की कीमत सेम रहती है। हाउ द कंपनी मेंटेन्स दैट, यू कैन लर्न दैट कि जी आप अपनी प्राइसिंग किस तरीके से करें कि आपके एसेंशियल आइटम्स की प्राइसिंग चेंज ना हो। स्विट्ज़रलैंड के अंदर द वे दे हैव कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, वी हैव एग्जांपल्स कि जी उन्होंने इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया है। आप जितनी ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे आपको वो बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। आप किसी से पूछें कि जी ये जो आपने अपनी SUV या फॉर्च्यूनर या प्राडो ये कहाँ से आई, गिव अस द अकाउंटेबिलिटी। आप देखें अगले दिन ख़त्म हो जाएंगी आपकी गाड़ियाँ। द मोमेंट यू मेक पीपल अकाउंटेबल दैट व्हेन यू आर लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, व्हेन यू आर, मेरी सैलरी अगर 1 लाख है और मैं रेंट 4 लाख का पे कर रहा हूँ, व्हाई डोंट गवर्नमेंट आस्क मी, ठीक है ना। देन आई हैव टू प्रूव कि जी मेरे ये और बिजनेसेस हैं, इससे मैं ये अपना कर रहा हूँ। जितनी ज़्यादा आपकी, दिस इज़ व्हाट आई कॉल द डॉक्यूमेंटेशन, कि इस चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। नो वन क्वेश्चंस कि जी कल तो व्हेन यू जॉइंड द सर्विस आपके पास मोटरसाइकिल थी, आज जब आप 19वें या 22वें ग्रेड से रिटायर हो, आपके 4 घर बन चुके हैं, आपकी जनाब गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा होंगी, कहाँ से आई? दैट अकाउंटेबिलिटी इज़ मिसिंग इन द सोसाइटी। ऑटोमेटिकली आपकी कंजम्पशन कम हो जाएगी। और ये जो अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है,
इज दिस ऑल्सो प्लान्ड सॉर्ट ऑफ कि पीपल या गवर्नमेंट नो कि यार ये है? देखें जी, अगर मैं जो हो रहा है नहीं, इफ अगर मैं, वो कहते हैं ना, यू हैव टू बी अ रोल मॉडल, यू हैव टू डू इट फर्स्ट। अगर मैं ये चीज़ पास करता हूँ तो सबसे पहले किसकी होनी चाहिए? मेरी ही होनी चाहिए। और अगर उनको मुझे पता दैट आई विल गेट कॉट, आई वुड नेवर लेट इट हैपन। सो वो आपको स्क्रैच के साथ करने की ज़रूरत है। वो जो पुराने पैराडाइम्स आपने बनाए हुए हैं कि जी हम, और रियलिस्टिक गोल आपको रखने चाहिए कि जी हम करप्शन खत्म कर देंगे। ये नॉर्मल ये भी आता है ना कि जो अभी तक अनटैक्स सॉर्ट ऑफ सेक्टर्स हैं, एग्री हो गया, रियल एस्टेट हो गया, दे आर द डिसीजन मेकर बेसिकली, दे आर ऑल बेनिफिशियरीज ऑफ उसी के। अब देखें, सबसे ज़्यादा जो टैक्स दे रहा है वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर दे रहा है। इंडस्ट्री इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग अप्रॉक्सिमेटली 70% आपका वो टैक्स दे रहा है। एग्रीकल्चर से 2 से 3% दे रहा है, और बाकी जो आई थिंक 5-7%, हाँ, जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है वो आपका सर्विस सेक्टर दे रहा है। 70% आपका इंडस्ट्रियल, और जबकि इंडस्ट्री सेक्टर को आप उस तरीके से ग्रो नहीं होने दे, श्रिंक हो रहा है, आपकी कंपनीज बंद हो रही हैं। एंड दैट इज़ द रियल सेक्टर कि अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके एम्प्लॉयमेंट के नंबर बढ़ते हैं। वो जो लोग, जिन बच्चों को जॉब नहीं मिल रही, वो जो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, देखें जिसके पास जॉब है, वाई ही और शी वुड लीव द कंट्री? दे वोंट। जिसका सर्वाइवल हो रहा है, दे डोंट लीव द कंट्री। पीपल हु आर नॉट गेटिंग जॉब, दे लीव द कंट्री बिकॉज दे आर फ्रस्ट्रेटेड कि यार मुझे नहीं कोई जॉब दे रहा है, मैंने कोई 100 जगह ईमेल्स किए हैं, मुझे नहीं आ रही कोई जॉब पोस्टिंग। अब द क्वेश्चन इज़, क्या वो उस क्राइटेरियन, स्टेंसिल क्राइटेरियन में आता है कि भाई जिस जैसा उस कंपनी को चाहिए, क्या हमने भी वैसा ही ग्रेजुएट बनाया? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। हमें फिर लगता है कि बाहर की डिग्री करेंगे शायद हमारी प्रोबेबिलिटी बेहतर हो जाए। हमें लगता है कि जी बाहर चले जाएंगे तो देयर इज़ अ बेटर फ्यूचर, लेकिन बाहर भी आपने पिज़्ज़ा ही बेचना है। लेकिन इससे बेहतर है आप यहाँ पे अगर अच्छी कैपेसिटी, ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं तो देन दैट विल वर्क आउट। सर, दूसरा ये जो एक मिसट्रस्ट है हमारी सोसाइटी में कि जो बंदा, यानी सैलरी से तो हमसे पूछ के तो नहीं लेते ना, वो तो बाय डिज़ाइन है, लेकिन अगर हमारे पे छोड़ा जाए कि आप टैक्स दें, मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा टैक्स भी देगा, ठीक है? तो ये जो मिसट्रस्ट है एक सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे आपको लगता है यार मैं पैसे क्यों दूँ ना, ये थोड़ी मेरी उस पर लगेंगे, ठीक है? हाउ वी नीड टू बेसिकली कम अप विद ए सोल्यूशन कि जहाँ पे लोगों को समझ आनी चाहिए भाई आप ऐसे नहीं देंगे, गवर्नमेंट ने अपनी जेब से तो नहीं निकालना। देखें, इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हुए, लाइक एक दो थिंक टैंक्स हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च की और उन्होंने कहा जी देखें आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम है। आपने कहा जी मेरे यहाँ पे सड़क नहीं बनी हुई है, ये नहीं हुआ। उसने कहा जी अगर आप टैक्स देते हैं तो सड़क आपकी बन जाएगी, और लोगों ने वो उसको टैक्स दिया और देखा कि सड़क बन गई। नाउ यू हैव फेथ कि जी जो मैंने किया। आप जाते हैं पब्लिक हॉस्पिटल में, आपका टैक्स तो जा रहा है, लेकिन इफ़ यू आर नॉट गिवन द राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट तो आप कहते हैं मैं नहीं टैक्स देता। या पब्लिक हॉस्पिटल में हर कोई इंटाइटल्ड है, बट स्टिल यू गो टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल क्योंकि आपको पता है पब्लिक हॉस्पिटल में मुझे डिलीवरी नहीं करनी। दिस इज़ अ पब्लिक पॉलिसी फेलियर इन पाकिस्तान। हमने क्या किया कि मुझे लगा कि जो सरकारी स्कूल हैं ये अच्छे नहीं हैं। हल क्या मैंने निकाला? प्राइवेट स्कूल बना लिया। मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल जाता है, प्राइवेट स्कूल से उसने ए लेवल्स किया, हार्वर्ड में पढ़ने चला गया। मैं कहूँ जी पाकिस्तान जैसा तो कोई मुल्क ही नहीं, कोई इशू ही नहीं, एजुकेशन बहुत अच्छी है। लेकिन हमने वो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन देखा और वो सोल्यूशन मुझे सूट करता है, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। ऑन द अदर साइड सोल्यूशन क्या था कि वो जो पब्लिक स्कूल्स की जो परफॉर्मेंस गिर रही थी, जो वहाँ पे उस्ताद नहीं पढ़ा रहे थे, जो वहाँ पे कुरिकुलम नहीं अपडेट हो रहा था, जो वहाँ पे स्कूलों की हालत है कि जनाब बच्चों को वो तालीम ही नहीं मिली जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल को स्पेस मिली और उसने वो चीज़ें दी जो कि पब्लिक स्कूल नहीं दे रहा था। हमें वो पब्लिक स्कूल के अंदर चेंज लेके आना चाहिए था। सेम इज़ द केस विद हॉस्पिटल। मैं जाता हूँ पेम्स, मैं जाता हूँ सर्विसेज, मैं जाता हूँ पब्लिक हॉस्पिटल में, वहाँ पे जानवर भी फिर रहे हैं, इलाज भी नहीं हो रहा, मुझे सिफारिशें लगानी पड़ती हैं, लेकिन वही डॉक्टर मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर बड़े VIP तरीके से मुझे 4,000 लेता है और मुझे ट्रीट कर देता है। और मैंने वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुलने दिए। रीज़न ये दिया कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। नो, द पॉइंट वाज कि पब्लिक हॉस्पिटल्स वो चीज़ डिलीवर ही नहीं कर रहे जो कि सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स डिलीवर करना शुरू कर दे, बट विद अ प्राइस। ऑब्वियसली आप हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप कहेंगे कि जी ये चीज़ अगर आप मुझे अच्छे पैसों में, मेरे वालिद साहब का इलाज हो रहा है तो आई वोंट से कि यार इनको सस्ता इलाज मैं करवा दूँगा। आई विल सेल एवरीथिंग टू ट्रीट माई वाइफ, टू ट्रीट माई पेरेंट्स। अब
हेल्थ में क्या फेलियर आया कि हमें पता है कि पब्लिक हॉस्पिटल्स वो चीज़ नहीं डिलीवर कर रहे. इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग द पब्लिक हॉस्पिटल्स हम किस में चले गए? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले गए. ठीक है. एनर्जी में आ जाए, बिजली नहीं आ रही, लोड शेडिंग बहुत प्रॉब्लम है. वरना कालाबाग डैम चाहिए था या कोई आपको सस्टेनेबल सोल्यूशन करना चाहिए था. हमने क्या किया? हमने सोल्यूशन ये निकाला, जो गरीब था उसने यूपीएस लगा लिया, जो अमीर था उसने वो जनरेटर लगा लिया. और मैंने कहा बिजली, हाँ, और जो उससे भी ज़्यादा अमीर है उसने घर एक कॉलोनी में बना लिया जहाँ पे लाइट ही नहीं जाती. ठीक है. अब उनसे पूछा जाए कि भी कोई प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, उसने कहा नहीं, मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है, मेरा ट्रीटमेंट एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है, और मैं एक ऐसी जगह पे रह रहा हूँ जहाँ पे लाइट जाती नहीं. क्या पाकिस्तान उसके लिए कोई प्रॉब्लम है? देयर इज़ नो प्रॉब्लम. ही विल नेवर लीव द कंट्री. लेकिन जिसके घर यूपीएस भी नहीं है, लाइट नहीं आ रही, जिसका इलाज भी नहीं हो रहा, जिसकी एजुकेशन भी फ्लॉड है क्योंकि उसकी डिग्री ऐसी है कि उसको नौकरी नहीं, वो कहेगा जी मैं बाहर जा रहा हूँ. सो हमने क्या किया है? इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउट फॉर द राइट सोल्यूशंस, हमने शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस ढूंढे. यूपीएस इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, लेकिन यूपी हैज़ सर्व्ड योर प्रॉब्लम. तो इसलिए आपको लगता है नहीं, हमें तो पता ही नहीं चलता कब लाइट जाती है, यूपीएस घंटा जानी होती है, वो मसला हमारा हल हो जाता है. भाई हमने प्रॉब्लम हल करनी थी कि जनाब लाइट पूरे पाकिस्तान में ही ना जाए, रिन्यूएबल्स की तरफ चले जाओ, या जो भी आपने सब्सिडी देनी है वहाँ पे सब्सिडी दो ताकि आपकी एनर्जी कंजम्पशन आपकी कम हो जाए. ठीक है. लेकिन हमने आज जिस क्राइसिस के साथ हम द क्राइसिस दैट वी आर फेसिंग कि जी आपने 10 नए टैक्स लगा दिए हैं, इट्स नॉट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन. हमने जो सोल्यूशन जो 10 साल पहले करना था वो हमने नहीं किया. हमें लगा कि भाई पेट्रोल मार्केट में महंगा होना था, हमने कहा सीएनजी की तरफ चले जाते हैं. ठीक है. सीएनजी वाज नॉट अ सोल्यूशन. गाड़ियाँ भी अब ईवीज़ की तरफ अब हम जा रहे हैं. ठीक है. नो दैट इज़ अ बेटर सोल्यूशन. लेकिन वो रिसर्च ये कहती है कि भी ईवीज़ भी कार्बन एमिशंस इतनी ज़्यादा करते हैं कि वो भी दे आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. सो पाकिस्तान के अंदर हम ज़्यादा वो ना 2 किस्म के मॉडल्स होते हैं. एक होती है मॉप अप्रोच और एक होती है स्टॉप अप्रोच. हम वो छोटा वाला काम करते हैं, हम मॉप अप्रोच की तरफ जाते हैं. हम कहते हैं जी प्राइवेट स्कूल बना दो, पब्लिक में कौन जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बना दो, पब्लिक हॉस्पिटल्स में कौन. और नाउ हेल्थ, एजुकेशन, और ये 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी को क्या कर रहे होते हैं? बेहतर कर रहे होते हैं. आप उसकी बजट एलोकेशंस देख लें, बिल्कुल मिनिमम. इस वजह से आपके पब्लिक इन सेंटर्स की ये हालत है, इन पब्लिक हॉस्पिटल्स की. और इस वजह से फिर आपका ह्यूमन कैपिटल जो है, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बहुत नीचे आते हैं, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भी बहुत नीचे आते हैं, क्योंकि हमने एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट की नहीं. दैट वाज नॉट अ प्रायोरिटी. अब द क्वेश्चन इज सोल्यूशन क्या है? मैं स्टिल कहता हूँ कि जी हमारा ह्यूमन कैपिटल अच्छा हो, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल साइकिल गेम. 5 साल के अंदर आपकी ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी. It is a long-term game, and we are not supposed to think in terms of कि जी हमने 5 साल में ट्रांसफॉर्मेशन करनी है. मैं 100 दिन में करप्शन नहीं ख़त्म कर सकता. Why do I bring वो जैसे कहते हैं unrealistic goals? आप नहीं ये कर सकते. You have to align with the realistic goals. अगर आपने नेशन बिल्डिंग करनी है तो वो आपके साल लग जाते हैं, 10 साल लगेंगे. लेकिन मुझे चार्टर नेशन बिल्डिंग का चाहिए, मुझे इकॉनमी का चार्टर नहीं चाहिए. एंड आई नीड कमिटमेंट. माई यूथ इज़ वेरी गुड. आई टोल्ड यू कि जी मैं आपको एंड में आपको आई टेल यू कि ओके अभी अगर हम देखें तो देन व्हाट सोल्यूशन आई सी. देयर आर 2 थिंग्स. नंबर 1, आपने अपनी लैंड इकॉनमी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया. ठीक है ना. आपने एग्रीकल्चर को भी देखा, मैन्युफैक्चरिंग को भी देख लिया, और आपने अपनी सर्विस को भी देख लिया. एक आपका जो अनटैप्ड है, दैट इज़ बेसिकली योर ब्लू इकॉनमी. आपका इंडस, आपका जो कोस्टल लाइन है फ्रॉम सिंध टू बलोचिस्तान, अ लॉन्ग कोस्टल लाइन. कोस्टल टूरिज्म, फिशरीज, शिप मेकिंग, शिप ब्रेकिंग, लाइक पाकिस्तान ने अभी तक उस पोटेंशियल को टैप किया ही नहीं. हमारा जो ग्रॉस मरीन प्रोडक्ट है वो है तकरीबन 1.5 बिलियन, 1.5 बिलियन. अगर आप यही इंडिया या बांग्लादेश का देखें, दैट इज़ 6 to 7 बिलियन. जस्ट इमेजिन कि अगर आप इसमें 4 और ऐड कर लें, डू आई नीड टू गो टू IMF? आई डोंट. लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर नहीं है, इट हैज़ इट्स कॉस्ट्स. ठीक है. श्रीलंका में आप देखें, बांग्लादेश में देखें, द
communities are used to coastal tourism. हमारे यहाँ पे वो गोरा एक आता है, उसको घोड़े पे बैठाता हूँ, उसको कहता है $5,000 और वो जनाब यूट्यूब पे डाल देता है, कहता है जी देखो इस किस्म के हम ऐसा चोरियाँ कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी कम्युनिटी को, हमने अपनी लोगों को वो ग्रूमिंग ही नहीं की कि यार टूरिस्ट को आपने कैसे डील करना है. दैट इज़ नंबर वन. सो आई थिंक वो जो एक्सपोर्ट्स और जी स्कूल नए बना दें कर दें, इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर पाकिस्तान. लेट्स थिंक इन अ डिफरेंट पैराडाइम. गो फॉर द ब्लू इकॉनमी, ट्रांसफॉर्म करें. थिंक वो जो सी ब्लाइंडनेस है उसको कम करना चाहिए हमें पाकिस्तान के अंदर. इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, और पोटेंशियल इन अ ट्रू सेंस कि अगर पाकिस्तान वाकई ही एक स्ट्रैटेजी बनाता है कि जी मैं ये काम करूँगा, मैं वो सी कोस्टल सी स्पोर्ट्स करवाऊँगा, सी सर्फिंग करूँगा, उसके बाद जनाब लोग पे करते हैं. मैं थाईलैंड जाके वो जनाब वो आई टेक द क्रूज़ एंड एवरीथिंग. व्हाई कांट आई डू इट इन पाकिस्तान? पीपल हैव द मनी बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट, क्योंकि वहाँ पे हम एक सिक्योरिटी का इशू डाल देते हैं. नॉट दैट मच. ठीक है. नंबर वन इज़ ब्लू इकॉनमी. नंबर टू, अगर आप देखें इन द रीसेंट पास्ट, आपकी एक जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, एवरी सेकेंड पर्सन इज़ ऑन टिकटॉक, यूट्यूब. दे आर मेकिंग ट्रू मनी, अनडॉक्यूमेंटेड, आ रहा है पैसा. एंड अगर हम इसको बड़े लेंस में देखें, सो दैट इज़ कॉल्ड द क्रिएटिव इकॉनमी. व्हाई कांट वी कैपिटलाइज ऑन क्रिएटिव इकॉनमी? आपका जो यूथ है उसको अगर ये काम अच्छा लगता है, गिव देम दैट ब्रीदिंग स्पेस. ठीक है. आपकी एक मूवी आती है हॉलीवुड की और वो आपका एक हफ्ते के अंदर बिलियंस क्रॉस कर जाती है. व्हाई कांट यू गिव दैट काइंड ऑफ इकोसिस्टम वेयर आर्ट, culture, creativity is being promoted. ठीक है. Where your films are competing with other movies. उनकी अंग्रेज़ी में तर्जमे होके आपके जा रहे हैं. We can earn a lot. ड्रामा तो हमारा वैसे भी बहुत कम्पिटिटिव. बिल्कुल आपका जा रहा है, लेकिन आप उसको वाकई ही कमर्शलाइज करें, नॉट फॉर द सेक ऑफ पैशन, नॉट फॉर द सेक ऑफ लाइक्स, बट फॉर द सेक ऑफ कि जी इट्स अ यूनानिमस नेशनल एफर्ट कि जी पाकिस्तान इज़ नाउ लीपिंग टूवर्ड्स क्रिएटिव इकॉनमी. हमारे यहाँ पे पेंटर्स हैं, और क्रिएटिव इकॉनमी डजंट मीन कि जी मैं सिर्फ यूट्यूब या टिकटॉक की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट पेंटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूज़िक, आई एम टॉकिंग अबाउट कल्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट टूरिज़म. दिस ऑल कम्स अंडर क्रिएटिव इकॉनमी. और इसमें आपको एफर्ट क्या करनी है? वॉट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट गिविंग देम एन इकोसिस्टम जहाँ पे आपके वो एग्जिबिशंस हो रहे हैं, जहाँ पे एक किस्म की आपकी एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी आपकी चल रही होती है. और अगर आप देखें कि जब भी क्राइसिस आता है, लोग अपने पता है पैसे आर्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आर्ट पुराना हो रहा होता है उतना ज़्यादा उनको रेवेन्यू उसमें मिल रहा होता है. Why don't we have that kind of culture? Why do we have that in Europe? Why can't we have it in Pakistan? It's a change. Exports नहीं, human capital नहीं काम कर रहा. Think about a different strategy. अच्छा, ये जो एक पैनिक ऑब्वियसली जो हम देख रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी मेरे ख्याल में ये तो ठीक है, ह्यूमन कैपिटल वास्टली तो नहीं कर रहे, लेकिन जो वाकई ही काम के लोग हैं वो ही मुल्क छोड़ के जा रहे हैं. And those people can basically bring hell lot of basically opportunities, employments in the Pakistan as well. देखें, in Pakistan, your observation is absolutely right. You are an asset for me. लेकिन अगर मैं इस एसेट को वैल्यू इस तरह करूं कि आप अपनी तनख्वाह का मुझे 40% टैक्स मुझे दे दें, डू यू थिंक यू वुड लाइक टू वर्क ओवर हियर? आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसकी मैं वैल्यू ही ना करूं. ठीक है ना. अब लेट्स कम टू द रियलिटी कि मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ जब मैं बाहर 1 घंटा काम करता हूँ, मुझे जनाब $15 मिल जाते हैं या $12 मिल जाते हैं, और उन $12 के अंदर मैं खाना भी खा सकता हूँ एंड आई कैन मेक सो मच मनी कि मैं वापस पाकिस्तान भी भेज सकता हूँ. ठीक है. लेकिन वही प्रोडक्टिविटी, उतना ही काम आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें से आधा मैं टैक्स ले जाऊँ. यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. प्लीज़. देखें, आई वॉज जस्ट सर्चिंग, कैनेडा का इमिग्रेशन का वीज़ा 15,000 to 25,000 कैनेडियन डॉलर इट माइट कॉस्ट. आज के डेट में पता नहीं क्या 50, 60, 70 लाख रुपया बनता है. अच्छा, मैं अपनी एग्जांपल भी कोट कर देता हूँ, मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर रहा था. आई वॉज अंडर द सेम इम्प्रेशन इन 2015 कि यार यहाँ पे कुछ सीन नहीं बनने वाला, लेट्स अप्लाई फॉर PR, बाहर का वीज़ा लेते हैं, गेट माई फैमिली आउटसाइड. ऑब्वियसली 10 साल काम किया तो जॉब तो मिल ही जाएगी.
So I basically applied for Australian PR. I got the visa, and my wife was expecting. Then I realized we were expecting with twins. So मैंने कहा यार ये मैं बाहर जॉब करूँगा कि यहाँ काम करूँगा. So we decided कि यार let's stay here. अच्छा, by the time माशाल्लाह kid happened, everything went fine. सबसे पहला काम मैंने उनका पासपोर्ट बनाया. ठीक है. अच्छा, हमने ना एंट्री पहले ही ऑस्ट्रेलिया की करा ली थी. वी वर ऑल सेट कि हमने जाना है. और उसमें काफ़ी टेम्पटेशंस भी थी. आपके एक बच्चा होगा तो $500 मिलेंगे, 2 होंगे तो $700-800 मिलेंगे. ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप मिल जाएगी. दे डोंट नीड टू बेसिकली वरी अबाउट. खैर वी डिसाइडेड नहीं यार इधर रहते हैं, लेट्स स्मूथली सारी चीज़ें हो जाएँ. अच्छा, हुआ क्या कि आई सडनली रियलाइज़ कि यार मैंने जो प्लान किया था इट वाज लाइक दिस कि बच्चे इंशाल्लाह हो जाएंगे, देयर विल बी फैमिली हु विल बी लुकिंग आफ्टर इट. आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल गो लुक फॉर द जॉब, सेटल देयर, देन आई विल ब्रिंग अप. तो ऑल ऑफ ए सडन आई थॉट कि यार एक छोटा सा क्यों ना करें, मैंने जाना तो है ही ना. तो देयर वाज नो सॉर्ट ऑफ रिस्क कि मैं नहीं जाऊँगा. मुझे पता था श्योरिटी थी जाना है. सो लेट मी बेसिकली ट्राई फॉर 6 months कि इफ आई स्टे हेयर विद स्टार्टअप हाउ विल इट वर्क आउट. एंड हुआ क्या, आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी, IT services, ABC Data. I started my own company. So when I started the company, the last basically job which I was doing from the company where I was working before, वही कस्टमर मेरे पास आया कि तुमने जो काम उस कंपनी के थ्रू किया था. सो बेसिकली टेल अस कि वो होता क्या है, वो कैसे. एंड देन आई बेसिकली मेड 5-day वर्कशॉप. जो मेरी सैलरी थी महीने की, मैंने 5 दिन में उनसे वो सैलरी ली जो मैं 8 महीने में उस कंपनी में रहकर कमा लेता. सो आई बेसिकली मेड श्योर कि आई बेसिकली कवर ऑल माई एक्सपेंसेस. व्हेन 8 months ऑफ माई सैलरी इज़ ऑलरेडी कैप्चर्ड इन 5 days, देन आई थॉट कि यार ये तो अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त है. दी स्टैक विच आई वॉज वर्किंग, दैट वॉज समथिंग जो कोई भी काम नहीं कर रहा था. सो मेरी टाइमिंग ये नहीं थी कि मैं पाकिस्तान को ये समझ रहा था कि यहाँ से पता नहीं मैं क्या कर लूँगा. जो रिस्क था मेरा, that was already covered because I've got like a backup available कि मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँगा. The second phase of the life was कि when I got all the savings from the company where I was working, as I said earlier, तो मैंने क्या किया, मैंने एक फ़िज़िकल उसमें किया. तो फिज़िकल में जब लॉस हुआ तो मुझे लगा यार ये तो लॉस इधर भी होता है. देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग दिस सरमाया की पूरी एक्टिविटी की. 5 साल सर हो गए उस चीज़ को. आई गॉट अ PR in 2016. 31st of May 2021 was the last day my PR was supposed to expire. My kids, mashallah, were born in 2017. I never ever applied for their PR. ठीक है, because I thought if I applied for the PR then I have in the double mind कि यार मैंने तो बाहर ही जाना है. I basically, और ये भी नहीं था कि मैं यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ी चीज़. I was started as a bootstrap company with nothing in my pocket. जो भी था एक फिज़िकल बिजनेस में किया, लॉस्ट एवरीथिंग, बट द प्राइमरी बिजनेस वाज डूइंग गुड. यानी मैंने आपको बताया 5 दिन में मैं अपनी अगर 10 महीने की जॉब को मैंने कवर अप कर लिया था, तो हाउ गुड इट वाज. बट इट वाज नॉट एन ईजी जर्नी. बट होता क्या है कि वो जो स्टेप था ना मेरे लिए ईजी, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी स्टार्टअप की जर्नी में 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे. द फर्स्ट important point was when I got Australian PR and I took the risk I need to stay here because बैक ऑफ द माइंड था कि वहाँ चला जाऊँगा. बैकअप तो है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉज व्हेन आई लेफ्ट द PR ऑप्शन इन 2021 आफ्टर 5 years कि नहीं यार यही चीज़ है यहाँ. एंड देन व्हेन आई सी पीपल, और मैं अंडरस्टैंड करता हूँ क्योंकि मैंने भी काफ़ी पैसे लगा के PR लगाया था, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दिस पाथ ऑफ द लाइफ एज वेल. आई एम नाउ बेसिकली, अब अगर आप मेरी कंपनी या मेरी जो उसको करें, आई एज ए कंपनी पेड 8 figures के अंदर हमने टैक्स सबमिट किया एज ए कंपनी. इनडायरेक्टली मैंने लोगों की एम्प्लॉयज़ के जो टैक्स मैंने एज ए कंपनी सबमिट किया 8 figures में किया. सरमाया और PK को तो अभी मैं काउंट ही नहीं कर रहा. वी और इनडायरेक्टली सबमिटेड 8 figures. द इम्पैक्ट विच आई मेड जस्ट बाई माई ओन डिसीजन, आई कुड नॉट इमेजिन आई कुड हैव पेड एज ए, जो कहते हैं ना रेमिटेंस आ रही है. माई पर्सनल इम्पैक्ट जो नहीं कि मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया, ये सारा अल्लाह वसीला बनाता है. उसके थ्रू, आपके थ्रू, देर आर मोर देन 100 people एज एन एम्प्लॉय हु स्टार्टेड फ्रॉम दिस कंपनी. नाउ माशाल्लाह दे आर अर्निंग इन 6 figures. वो कहीं दुनिया से, पाकिस्तान से बाहर भी चले गए हैं. बट यू स्टार्टेड समथिंग. मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट
हमेशा ना हमारी एक होती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या रही है, एंड वी हैव गॉट लाइक अनरियलिस्टिक सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। मेरी बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, बिजली नहीं कम करनी लेकिन बिजली सब्सिडी कम कर दे, पेट्रोल ज़्यादा आ रहा है, मुझे नहीं पता बाहर क्या रेट चल रहा है, यहाँ पे पेट्रोल मुझे सस्ता मिलना चाहिए, और टैक्सेशन कम करें क्योंकि वो नहीं, और मैं समझ सकता हूँ देयर इज़ ए मैसिव इम्बैलेंस एज वेल, बट द वे आई यूज़ टू सी कि अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिलती हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं इन्वेस्टमेंट का लेकर यूएस में तो कुछ नहीं कर सकता था। दिस इज़ द टाइम वेयर आई थिंक कि दिस इज़ द टाइम आई नीड टू बी हेयर टू बिल्ड समथिंग जो कि शायद लोगों की ज़िंदगी चेंज कर सकता है। एंड दिस इज़ वाई जब मैं अपने से बेहतर लोगों को बाहर जाते हुए देख रहा हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। इफ़ आई कैन बेसिकली बिल्ड समथिंग, और मैंने कोई तीर नहीं मारा, मैं जो अपनी कंपनी में काम कर रहा था, मैं एक बहुत ही इंडिविजुअल लेवल पे अपने लिए, और मैं आई एम वेरी बैड सेल्स पर्सन, जो कि मेरी उसमें है कि मैं ऑफिस में बैठा रहता हूँ और अलग ही करना कहीं से हो जाता है, काम हो जाता है, ठीक है। देयर आर सो मैनी ब्राइट पीपल आई कैन सी, और इवन आई हैव मेट सो मैनी पीपल्स, यार ये जो दिसंबर है ना, मैं सोच रहा हूँ वापस आ रहा हूँ, यार ये जो अगली जनवरी है ना, बस ये थोड़ा सा मेरा रह गया, मैं वापस आ जाता हूँ। पहले होता था कि एक बच्चा बैठ जाता था, घर सारे सेट हो जाते थे, अब एक बच्चा पीछे ड्यूटी दे रहा है, बाकी सारे बाहर है। अच्छा, दूसरा ये अब देखें, अपॉर्चुनिटी ये नहीं है कि मैं टैक्सेस और वो कितने दे रहा हूँ, पीपल आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम ए बिजनेस पर्सपेक्टिव। डॉलर 300 रुपये का हो गया है, आप जो बाहर काम कर रहे हैं वो $100-200 पर आवर के ऊपर काम कर रहे हैं। कोविड ने डिस्ट्रप्शन पैदा किया है। इफ़ यू कैन वर्क फ्रॉम देयर, इफ़ यू आर दैट कैपेबल, यू कैन वर्क फ्रॉम हेयर एज वेल। यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल बेशक मैं एग्री करता हूँ कि दे माइट नॉट बी गुड इन दैट पर्सपेक्टिव, बट योर एक्सपीरियंस दैट कैन बेसिकली हेल्प सो मैनी पीपल। मैंने अपने बिजनेस में आई बेसिकली अच्छी यूनिवर्सिटी से लेकर बुरी यूनिवर्सिटी तक काम किया। देयर इज़ ए ट्रांजिशन ऑफ 6 months which I need to give to that particular employee to basically come up with something. But that particular employee, once they understand कि अच्छा इंडस्ट्री और मार्केट में ऐसे काम करना है, with your experience, with your guidelines, they fly in the market. So US के प्रोजेक्ट पे भी काम करें, सऊदीया के प्रोजेक्ट पे भी काम करें। So my understanding कि यार लोगों को समझ ही नहीं है, because the risk taking capability है ही नहीं, and you always think कि यार मेरा किचन कैसे चलेगा, ये बड़ा, और आप उसी टाइम के ऊपर 80-90 लाख रुपए का लगा के PR लगा देते हैं, बट यू कैन नॉट बेसिकली रिजर्व कि यार 6 महीने में अपना करूँ। एक और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरा अपना अलमिया भी यही था। व्हेन आई गॉट द मनी, आई बेसिकली स्टार्टेड लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ इन द डोमेन जहाँ पे मेरी एक्सपर्टीज़ ही नहीं थी। मेरा पैसा आया, मैंने रेस्टोरेंट पे लगा दिया। मुझे एक बंदे ने फ़ोन किया, सर मैं क्लाउड पे काम करता हूँ और मैं VM और इस तरह के, मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। आज मैंने आपकी पॉडकास्ट देखी, आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड, मैं भी वही कर रहा हूँ जो आप कर रहे थे। रेस्टोरेंट पे मैंने आपकी स्टोरी सुनी थी, तो मैंने अच्छा क्या करें, मैं लास्ट माइल ऐप बना रहा हूँ कि 5-10 मिनट में ना सब्ज़ी आपके घर में पहुँच जाएगी। मैं अल्लाह के बंदे, तुम क्लाउड पे काम कर रहे हो, सारी वर्चुअल पे दुनिया जा रही है, व्हाई यू आर बेसिकली मेकिंग, तो यू ट्राई टू बेसिकली यूज़ योर स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग समथिंग जिससे आपकी वो करे। नहीं सर, वो तो मैंने किया, अभी ओमान का एक प्रोजेक्ट है $15,000 का, 2 महीने में मैं डिलीवर करके बस दे रहा हूँ, लेकिन मैं ना उस ऐप पे बस बहुत हूँ। मैंने कहा यार उस पर तुमने पैसे बनाए? नहीं सर, अभी तो कैश बर्निंग ही चल रहा है, लेकिन वो इंशाल्लाह मुझे लगता है बड़ा क्लिक करेगा। मैंने कहा 6 हफ्ते में 2 महीने में तुम $15,000 कमा के बैठे हुए हो, एंड यू आर बेसिकली सेइंग कि इस आंटी को पालक टाइम पे मिलने पे मुझे $2 का प्रॉफिट हो जाएगा। दिस डज नॉट। सो एवरी टाइम पीपल लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इन ए डिफरेंट। काम कर रहे होंगे एक इंडस्ट्री में जो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, इन्वेस्ट कर रहे होंगे कज़न के साथ जाके उसके अंदर। सो मेरे ख्याल में ना, और अगेन इट्स नॉट, अगेन आई ऑलवेज से कि इट्स द पीपल हु बेसिकली नीड टू अंडरस्टैंड, दे नीड टू कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी। ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि हमने लेना ही है, और स्टेट देखें अब $300 हो गया है, मेरे मुंह में पानी आना चाहिए कि यार मैं IT का काम करूं और कितना वो मुझे रेवेन्यू देगा, कितना रेवेन्यू। एंड आई एम बेसिकली देयर इज, इट्स नॉट नेसेसरी आई नीड टू गिव एवरीथिंग इन द टैक्सेस। यहाँ बैठ के 0.5% टैक्स के ऊपर मुझे टोटल नेट रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है। एंड आई बेसिकली, और अब अगर एज एन एम्प्लॉय आप बात करेंगे, वाकई आप नेगेटिव साइड पे, बट व्हाई यू आर थिंकिंग फ्रॉम एन एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव, स्टेट इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू बेसिकली अर्न रेवेन्यू इन डॉलर, इवन 35% ऑफ इट यू कैन कीप इन डॉलर। चले नहीं भी रखते हैं, 0.5% टैक्स देकर आप सारा देखे तो सही,
लेकिन द पॉइंट इज़ ना कि ये वाली नॉलेज नहीं है, ना वो ये सीखना चाहते हैं, और वो रेजिस्टेंस भी है क्योंकि नरेटिव ऐसा बना हुआ है कि नहीं यार इसमें तो पैसे नहीं अर्न कर रहे, हम बाहर जाएंगे। और वो जो आप कहते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ इफ़ यू आर सक्सेसफुल बाय वन रेसिपी, नॉट नेसेसरी कि मैं भी उसी रेसिपी के साथ सक्सेसफुल। मेरी स्ट्रेंथ्स फ़र्क हैं, आपकी स्ट्रेंथ फ़र्क है। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग माई ओन स्ट्रेंथ, मैं आपको वो क्राउड बिहेवियर होता है कि भाई सारे अगर रियल स्टेट में हैं तो मुझे भी रियल स्टेट में ही करना चाहिए। वो जो एक है ना, एक सक्सेस स्टोरीज आप देख लेते हैं तो आपको लगता है मैं भी वही कर सकता हूँ। दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच इन लाइफ। बिल्कुल ठीक है सर। वी आर ऑलरेडी 1 hour 35 minute प्लस। अगेन जो पहले हमने बात की हुई थी, थोड़ा समराइज सम अप कर लेते हैं। इज़ दिस दैट पर्टिकुलर इतना पैनिक होना चाहिए मार्केट्स में या लोगों के अंदर कि गवर्नमेंट और मुल्क में क्या हो गया, जो कि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली भी हालात आर नॉट एंड। मैं आखिरी सवाल वैसे करूँगा, हाउ मच यू थिंक कि कोविड की पोस्ट इफेक्ट्स अभी हम देख रहे हैं जो कि शायद कोविड में हमें समझ नहीं आई, डू यू थिंक कि दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट और इवेंट बेसिकली आजकल जो हो रहा है उसका बहुत बड़ा रोल है अभी? माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी इतना ज़्यादा नहीं है। हमने मार्केट के अंदर वो अभी आपने वर्ड जो यूज़ किया ना, पैनिक, आपने साथ ही क्रिएट की हुई है। यानी वी हैव क्रिएटेड दैट पेसिमिज्म इन द मार्केट। मार्केट्स इंफॉर्मेशन पे चलती हैं, और जितनी ज़्यादा आपकी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन आएगी ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम सारा ब्लेम कर रहे होते हैं कि जी इलेक्शंस अगर नहीं हुए तो मुल्क गया, बट इकॉनमी तो आपकी वो चल रही है। लेकिन हम वो एकदम एक्सपेक्टेशन और स्पेकुलेशन ऐसी ले आते हैं कि लोगों की जो ट्रेडिंग बिहेवियर है वो आपका एकदम चेंज हो जाता है, बिहेवियर लोगों का बदल जाता है। अभी एक ऐलान हो जाए कि जी कल से मार्केट बंद हो जाएगी, आप देखेंगे इस वक्त सुपर मार्केट्स के अंदर वो पैनिक क्रिएट हो जाएगी, लोग धड़ाधड़ चीज़ें ख़रीदने लग पड़ेंगे। आ जाएगी जी फ्यूल की प्राइस 9 रुपये और बढ़ने लग पड़ी, सारी लाइनों में खड़ी हो जाएंगे कि जी शायद वो फ्यूल की प्राइस ना होनी। आई वॉज इन कराची और एक दिन आम खबर आई कि जी फ्यूल की प्राइस बढ़ी और जनाब पूरे पेट्रोल पंप से वो जो CNG वाला टाइम था, 3-4 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी होती। लेकिन अगर आप नॉर्मल मार्केट को रखें और अगर आप उस पैनिक से बाहर रहें तो तब चीज़ें उतनी बुरी नहीं होती। मार्केट सिर्फ चलती ही इंफॉर्मेशन पे है। सो द इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी करेक्ट। और अगर आप इंफॉर्मेशन ठीक दे रहे हैं, और मैं कहता हूँ जी रिलैक्स, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, लोगों का बिहेवियर उस तरीके से फिर पैनिक मोड में नहीं जाएगा। कोविड के आई थिंक अब वैसा नहीं है क्योंकि वैक्सीन आ गई और पाकिस्तान के अंदर हमें पाकिस्तान की जो, मैं दूसरे एंगल से कह रहा था, वर्क फ्रॉम होम वाला वो जो वर्क फ्रॉम होम था और एक एब्रप्ट सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट कम, डिमांड बढ़ाने के लिए लॉट ऑफ मनी वाज प्रिंटेड, लॉट ऑफ मनी वाज गिवन। यूएस में तो हम देख रहे हैं कभी भी इंटरेस्ट रेट उनका, लेकिन मैं वो कहता हूँ कि बट आप यूएस का देखेंगे कि यूएस में पिछले साल ब्लूमबर्ग और हर साल निकाल जी अमेरिका गया, दैट इज़ गोइंग टू बी बैंकरप्ट, इट्स द इकॉनमी इज़ गोइंग टू कोलैप्स, इट्स गोइंग टू रिसेशन। बट अगर आप प्रेजेंटली अगर अमेरिका की इन्फ्लेशन देखें, इंटरेस्ट रेट देखें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें, वो सारे बेहतर हो गए हैं। लाइक यूएस इज़ नॉट डूइंग बैड, और बाकी G7 कंट्रीज़ में वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है। सो उसने वो जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के ऊपर जो हमने प्रोजेक्शंस की थी, यूएस हैज़ नॉट फुलफिल्ड दैट। पाकिस्तान का देखें, पिछले 1 साल से हमें डेली खबरें आती थी डिफ़ॉल्ट, फिर एक आता था टेक्निकली हम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, बट वी सर्वाइव्ड। आपका फॉरेक्स रिजर्व 3 बिलियन तक गया, दोबारा फिर से आ जाता है। बट देयर हैज़ बीन, मैं कहता ना कि कोई अल्लाह ताला की वाकई कोई चीज़ है जो कि उस मुल्क को चला रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ वो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, बट जो ऑप्टिमिज़म है, जो आपके जैसे लोग हैं विच स्टिल शेयर कि नहीं यार स्टे इन द कंट्री एंड थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर, आई थिंक इट इज़ दोज सिटीजन्स विच आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्री। और नहीं, मेरे ख्याल में इट्स नॉट अबाउट द पेट्रियोटिज्म आई एम बेसिकली स्ट्रिंग, इट्स अबाउट द अपॉर्चुनिटी एंड द स्केल ऑफ द अपॉर्चुनिटी एज वेल। यू फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी, दैट्स व्हाई यू स्टे हियर। और मैं कह रहा हूँ जो लोग जा रहे हैं वो वही जा रहे हैं जिन्होंने अभी तक वो वाला अपना पोटेंशियल टैप किया ही नहीं। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट काम तो करे ना। हमें वही बाबू वाली आदत पड़ी है कि जी कुछ ना भी करें फिर भी हमें वी गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन वंस यू मूव आउट। आई हैव सीन कि लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, और बाहर जाके आप बहुत काम आपको करना पड़ता है। पाकिस्तान इज़ लाइक सर पता है, बाहर फिजिकली तो आप रहते हैं, मेंटली आप इधर ही होते हैं। मैं एक दफ़ा F10 में जा रहा था, रात को ना किसी ने कोई
कोयटा टी के सामने किसी ने कोई लड़ाई हुई, किसी ने गोली चलाई, एंड ऑल ऑफ ए सडन ऑल ऑफ द न्यूज़ चैनल F10 के अंदर एक वो हो गया, एंड ऑल ऑफ ए सडन विद इन, हमें तो पता ही नहीं चला कि हम 60 वाले प्लाजे में बैठे हुए क्या कर रहे थे, बाहर से फ़ोन आया भाई F10 में कुछ हो गया. सो दे आर सो मेरा एक दोस्त है वो न्यूजीलैंड में होता है, एंड ही ऑलवेज शोज मी कि यार ये मेरा सिनरी है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, एंड एवरी टाइम whenever he speaks on the WhatsApp he's always depressed. मैंने कहा यार इस ग्रीनरी का क्या फ़ायदा कि if every time you are still living in Pakistan. तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. सो अगेन इट्स अबाउट दी, हमें यहाँ रह कर इतनी चीज़ों का शायद नहीं होता जितना बाहर नॉर्मलाइज हो चुके हैं. हाँ, हम कहते हैं ना अगर चीज़ें ना हो तब हमें पैनिक होती है कि क्यों नहीं हो रही है. अनिल भाई, मैं जाते जाते एक पर्सनल फाइनेंस का वैसे लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, हाउ यू आर बेसिकली मैनेजिंग योर फाइनेंस इन सच टफ सिनेरियोज? द सेम थिंग व्हाट आई प्रपोज्ड फॉर पाकिस्तानी बजट कि मुझे पता है मेरी इनकम कितनी है और मैंने उन्हीं एक्सपेंडिचर्स के उतने ही एक्सपेंडिचर करता हूँ जितनी मेरी इनकम है. एंड वो जो कहते हैं ना कि जी इफ़ यू हैव वन सोर्स, तो फिर आप इतना आपके पास होना चाहिए कि आप अपने जो घर के खर्चे, क्योंकि आपके एक्सपेंडिचर्स कोई वो नए नहीं होते, आपको पता है ये मेरे रेगुलर एक्सपेंडिचर्स हैं, और अगर आपके वो मीट हो रहे हैं सो दैट इज़ परफेक्टली. एंड डू यू इन्वेस्ट एनीथिंग या कीपिंग समथिंग एज अ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट? यस, देयर आर वो जो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए रखते हैं, बट ज़्यादातर ऐसा होता है कि जी एज अ सेड कि बीइंग वर्किंग विद द गवर्नमेंट यू हैव अ फिक्स्ड इनकम, और उसके अंदर फिर आप अपनी डिवीज़न कर लेते हैं कि जी इतना मैं वो प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए रख रहा हूँ, बाकी आपके जो रेगुलर वो. इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ एसेट वेयर यू इन्वेस्ट एज वेल या? नॉट रियली, अभी नहीं, क्योंकि अभी इट्स बिन लाइक नॉट मैनी ईयर्स दैट आई एम बैक इन पाकिस्तान. सो अभी आई एम जस्ट सेटलिंग डाउन, एंड देन इन द फ्यूचर येस, नॉट गोइंग आउट, स्टेइंग इन द कंट्री एंड प्लानिंग कि भी यहाँ पे कोई आपकी बेहतर वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह उसके अंदर डेफिनेटली. चलें सर, थैंक यू वेरी मच सर. अनिल भाई, इट वाज सच ए प्लेजर. इंशाल्लाह हम आपके साथ गपशप और भी लिखाते रहेंगे. ये अभी हमारा नया सेटअप है, वी जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम ऑडियो टू वीडियो तो होपफुली इंशाल्लाह गपशप होगी. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस एपिसोड. अगर आपके कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एपिसोड या जो चीज़ आप देखना चाहते हैं, ये जो एपिसोड है ये आपको सारे ऑडियो सी उसमें भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी होगी. व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू कि हम इसको थोड़ी शॉर्ट्स क्लिप में डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म पे भी कर दें. हमारी स्पेस ऑलरेडी है जिस पे ऑलरेडी हम लाइव ऑडियंस के साथ डिस्कशन वगैरह कर रहे होते हैं. टू चेक आउट दैट स्पेस एज वेल. इट हैपन्स ऑन एवरी सैटरडे एट 9 PM. एंड थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड.